तो थोड़ा सा बताएंगे सर, मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग बेसिकली मुझे लगता है कि इट ऑलवेज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अवेयरनेस ओनली. वी पीपल समटाइम आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स कि है क्या, चल क्या रहा है. तो स्टार्टिंग पे जब मैं मार्केटिंग में आया था ना, इट वाज नॉट मार्केटिंग एक्चुअली, बट मुझे बताया जाता था कि दिस इज मार्केटिंग. अब जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी कि जब मैं सेल्स में आ गया उस टाइम पे, मुझे लगता था मैं सेल्स कर लूंगा, उसको लगता था मैं टेक्निकल संभाल लूंगा. दोनों ने धक्के खाए. मैं जैसे ही सेल्स में आया, मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एक 48 lakhs का डेट था. एक टाइम ऐसा आ गया व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार मेरे ऊपर इतना डेट है और मेरे पैसे लेने वाले कहाँ कहाँ से हैं. मैंने उनको फ़ोन करने पर्सनली, तो आगे से जवाब बड़े इलॉजिकल से मिलने. सर हजे केड़ा, हजे बहुत टाइम हो गया है, कर देंगे. पंजाबी में यही, आपको पता है पंजाब में क्या सिस्टम चलता है. उसके बाद कईयों ने बोला सर हम तो आपको जानते ही नहीं है, हमारी तो डीलिंग ही मुनीश जी से हुई पड़ी है. अच्छा, सीधा ही मुकर भी गए होंगे कुछ हाँ लोग। हाँ. और मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया कि ये डेट तो पूरा हो ही नहीं पाएगा मेरा, जितनी देर तक रिसीवेबल्स ही नहीं आएंगे मैं आगे पैसे कैसे दूंगा लोगों को. तो मैं बिल्कुल ट्रैक के पास जाके खड़ा हूँ, बाइक स्टैंड पे लगा के. अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ट्रैक पे चला जाऊँ कि ये खाऊं. तो दिमाग में नहीं नहीं, ट्रैक पे गया तो वो ना कोई मेरी बाजू वजू कट जाए, टांग कट जाए और बाद में मैं जिंदा बच जाऊं, तो ये तो और ज्यादा पैथेटिक हो जाएगी लाइफ. नहीं भाई, ये बेटर ऑप्शन है, ये करते हैं. जब आप डेथ के पास होते हैं आपको सारी जिंदगी रील घूम जाती है. सो आप वो एक तरह से वो छू के अब वापस आए हो, वो यूनिवर्स की आपको ब्लेसिंग आई, आपको एक दिस लाइफ इज माई मिली सेकेंड दोबारा. लाइफ. मुझे पता है, मैं मतलब आई वुड हैव बीन गॉन. मैं अभी होना ही नहीं था दुनिया में, मुझे पता है. Amit sir, thank you so much for coming on the podcast. My pleasure only. We have been chasing you for a while now, I think. But yes, जब मिलना होता है, मैं देखा तभी मिलना होता है. मैं तभी तो आके ही आपको बोला है, मैं एट लास्ट मिल पड़े. Sir, you are into so many things, but you are a marketing guru. आप मार्केटिंग के बारे में वो चीजें बताते हैं कि जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते. हम मार्केटिंग में हर चीज की बात करेंगे पर एक चीज की कभी बात नहीं करते कि इट्स अ सेपरेट एंटिटी एंड इट्स अ फुल फ्लेजेड एंटिटी. इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद सेल्स. ट्रू. तो थोड़ा सा बताएंगे सर, मार्केटिंग होती क्या है? ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मतलब मैं इस पे बोलना शुरू कर दूं तो शायद 24 घंटे भी बोल लूं, मुझे कम लगेगा. बट वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम हियर. मार्केटिंग बेसिकली मुझे लगता है कि इट ऑलवेज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अवेयरनेस ओनली. वी पीपल समटाइम आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स कि है क्या, चल क्या रहा है. तो स्टार्टिंग पे जब मैं मार्केटिंग में आया था ना, इट वाज नॉट मार्केटिंग एक्चुअली, बट मुझे बताया जाता था कि दिस इज मार्केटिंग. मुझे याद है वो इंसिडेंट आफ्टर माय फाइनेंशियल क्रंचेस, जब मैंने नया काम स्टार्ट किया, मार्केटिंग था वो. Which year was it? दैट वाज आईटी. ये किस साल की बात है सर ये? 2004. ओके, 2004 में हाँ. यू स्टार्टेड. आपने 2004 में बिजनेस शुरू किया था? बिजनेस मैंने 1999 में स्टार्ट किया था. ओके. विद माय ओन बिजनेस. ओके. लेकिन उससे पहले मैं फ्रीलांस भी उसी में कर रहा था. चलो मैं एक काम करता हूँ, वहां से स्टार्ट करें पहले. वहीं से करते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. तो 1996 में मैंने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया था. इट वाज अ टाइम ऑफ डॉस. अभी 2K आया नहीं था. अभी 2K नहीं आया था. और 2K से अभी पहले विंडोज भी नहीं आई थी, डॉस चलता था. डॉस चल रहा था. तो मुझे तो वो इंसिडेंट एक याद है. हमारे एक टीचर हुआ करते थे जो सेंटर इंचार्ज थे. तो उनको मैंने फर्स्ट डे जब मैं गया पढ़ने वहाँ पे, उन्होंने बोला आप डॉस सीख रहे हो. डॉस क्या है, तो उन्होंने बेसिक्स बता के उसकी कमांड्स. डॉस वाज बेसिकली कमांड सेक्शन ओनली. वो सारा कुछ कमांड से ही चलता था. आज जो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हाँ, तो दैट वाज टेक्स्ट यूजर इंटरफेस. आज हम यूज कर रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो वो यूजर इंटरफेस ही टेक्स्ट से था सारा. तो टेक्स्ट में मतलब कंप्यूटर से बात करने के लिए हम टेक्स्ट टाइप करते थे इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स, और आगे से हमें रिस्पॉन्स मिलता था कंप्यूटर से. तो डॉस वाज ऑल टेक्स्ट. तो वो कमांड्स याद रखनी होती थी हमें. तो मुझे पहली कमांड दी गई थी MD, उसके बाद CD. 2 कमांड्स बताएंगी पहले दिन. MD और CD. हाँ, MD वाज मेक डायरेक्टरी, CD वाज चेंज डायरेक्टरी, जिसको आज की डेट में हम फोल्डर्स बोल देते हैं. Yes. फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है ना, तो फोल्डर को पहले डायरेक्टरी बोलते थे डॉस में.
तो मेक डायरेक्टरी सिखाया, तो मैं क्या ठीक है जी करते हैं स्टार्ट। तो कंप्यूटर चलता था फ्लॉपी से, यस, तो फ्लॉपी का साइज होता था 1.44 MB स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप में। और हमें ये सिखाया गया था, पहले पढ़ाया गया था कि बिट्स क्या होती हैं, बाइट्स क्या होती हैं। तो मुझे ये पता चल गया था कि बिट्स को नहीं हमने समझना, दैट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट। अब 1 बाइट का मतलब है, 1 बाइट का मतलब है 1 लेटर। अगर अल्फाबेट की बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट की, तो ए इज 1 बाइट, बी इज अनदर बाइट, सी इज अनदर बाइट। तो इस तरह से बिट्स एंड बाइट्स चलती थी। तो मतलब आप कंप्यूटर में अगर कुछ टाइप कर रहे हो तो आपने सुप्रीत लिखा है, तो सुप्रीत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, वर्ड कितने का बना ये बना 7। 7। तो 7 बाइट्स यूज हो गई उसमें फ्लॉपी की। Okay. तो मैंने उनसे पूछा कि सर आज की यही कमांड है? कहते हाँ बस आप करो, प्रैक्टिस करो। मैं कब तक प्रैक्टिस करनी है? कहते जब तक ये फ्लॉपी भर नहीं जाती। हाँ ठीक है, मैं बड़ी फास्ट लिखना शुरू किया, CD MD MD CD। तो मेक डायरेक्टरी कितने में बना लूंगा? 1.44 इंटू 1024 इंटू 1024, यस यस यस। दैट इज बाइट्स। तो वो मुझे बाद में समझ लगा, काफी दिनों बाद, कि भाई ये फ्लॉपी तो मैं चाहे 1 साल भी लगा रहता भरनी नहीं थी। तो ये इंसिडेंट कंप्यूटर सीखने का तब से स्टार्ट हुआ। एंड आई वाज सो मच इंडल्ज्ड, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था आईटी में। मैं उसको इतने अच्छे से सीखना शुरू कर दिया कि मेरे को कमांड्स तो बेसिक्स उन्होंने बताए। मैं मार्केट से बुक परचेज करके, जिसमें पूरी डॉस की कमांड्स थी, मैं सारी पढ़ी। और आज भी मुझे डॉस की कमांड्स बहुत हद तक याद है। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आज भी मुझे आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कम, रेयर ही आती होंगी। आती है तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि यार इसका रीजन ये होगा। ग्रास रूट लेवल पे ग्रास काम रूट किया लेवल हुआ पे है। काम किया हुआ है बस। सो दैट वाज माय स्टार्टिंग इन 96। 1999 में आई वाज वर्किंग एज अ सेंटर इंचार्ज एट कंप्यूटर सेंटर नेम्ड CIS। तो 3 घंटे के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन दैट वाज माय प्रैक्टिस पीरियड। एंड ऑल दैट वाज इन अमृतसर। ऑल दैट वाज इन अमृतसर ओनली। प्रैक्टिस पीरियड क्या था वो, कि मैं फॉक्स प्रो चला करती थी तब, Yes, डी yes, बेस एंड फॉक्स प्रो। Yes. तो डी बेस में कर चुका था, फॉक्स प्रो मैंने डी बेस से कॉपी करके या सीख सीख के, किताबें पढ़ के, कमांड सेम ही थी ये दोनों जेनजी के लिए सारे नए वर्ड्स हैं। जेनजी के लिए बिल्कुल नए वर्ड है ये बिल्कुल। तो मैंने फॉक्स प्रो जब सीखी तो मेरे को उसी के बेस पे जॉब मिली, पार्ट टाइम जॉब। 3 घंटे के लिए मैं कॉलेज से वापस आके, स्कूल से वापस नहीं, कॉलेज से, ये कॉलेज कॉलेज के साथ आपने शुरू कर दिया? कॉलेज से साथ से स्टार्ट किया था मैंने ये। Okay. तो कॉलेज से जैसे मैं वापस आता था, मेरा सेंटर टाइम हो जाता, मैं वहाँ जाना और इंटरेस्ट से जाना, जल्दी जल्दी टाइम हो, 4 बजे मैं वहाँ पे जाना, 4 से 7 टाइम था। तो मैं जाना और बच्चों को उनका 2-3 कमांड समझा के, जो मैंने सीखी होती थी वो आगे उनको बता के, मैंने कंप्यूटर्स पकड़ने, खोल के पंगे लेने शुरू कर देने उनके साथ। हार्डवेयर तब मैं सीख रहा था किताबों से। इधर किताब खुली होनी, फ्लॉपी ड्राइव को ऐसे खोलना है, उसके अंदर ये चीज़ है, CD ड्राइव के अंदर ये है, हार्ड डिस्क कैसे खोलनी है, मदरबोर्ड कैसे यूज़ करना है, उसके ऊपर क्या क्या कैसे कैसे लगना है, कार्ड्स, VGA कार्ड, SVGA कार्ड, ये सब चीज़ें तब चला करती थी। असेंबल करते थे कंप्यूटर को। Yes. तो मैं बस सीखना शुरू कर दिया प्रैक्टिस करते करते वहाँ से। उसके बाद लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि जैसे स्टूडेंट्स ने बोलना कि सर को ना इसकी हार्डवेयर की नॉलेज है। एंड दैट वाज अ वेरी यूनिक थिंग एट दैट टाइम, कि कोई हार्डवेयर इंजीनियर अगर कंप्यूटर का नज़र आए तो रेयर ही नज़र आता था, खास करके अमृतसर में। तो मुझे याद है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर एक आया, बड़े रिनाउंड वहाँ की पर्सनैलिटी है अमृतसर के। उन्होंने ऑर्डर दिया मेरे को कि भाई मुझे पता चला है, देखो कंप्यूटर असेंबल करना आता है। ब्रांडेड और असेंबल्ड में डिफरेंस बहुत होता था रेट का। Yes. बहुत फर्क होता था। हाँ, तकरीबन डबल द प्राइस होता था ब्रांडेड। और असेंबल्ड लोग प्रेफर करते थे इसलिए कि यार प्राइस भी कम मिलेगा और अपनी मर्जी की चीज़ें डलवा लेंगे और बेस्ट डलवाएंगे जो बेस्ट। मुझे भी याद है सर, 2002 में पहली बार आया था घर पे, असेंबल्ड आया था। ओके। तो कंप्यूटर शॉप का भी नाम है, ST कंप्यूटर्स 34 में होता था। ओके। तो बट यस, यू आर राइट, प्राइस डिफरेंस बिटवीन असेंबल्ड एंड ब्रांडेड वाज वेरी ह्यूज। ट्रू। एंड तब कंप्यूटर्स मुझे ऐसे लगता है आज की डेट से महंगे थे। हाँ जी जी, महंगे थे। और तो वो चीज़ें ऐसी थी कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड थी, छोटी थी, चीज़ें बहुत कम थी, सीखने के लिए भी, सिखाने के लिए भी, लेकिन बड़े इंटरेस्ट से होती थी वो सारी चीज़। आज मतलब वी आर क्लटर्ड विद द थिंग्स। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है, चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, दैट इज़ अनदर टॉपिक यू कैन से। तो
हार्डवेयर स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑर्डर मुझे याद है, मुझे 1.5 लाख का आया था, 1,55,000 का ऑर्डर था वो, जिसमें से मार्जिन ऐसे हुआ करते थे कि समझ लो कि मुझे लगता था कि अब तो मैं यही काम करूंगा। तो मतलब एक कंप्यूटर में कम से कम 30-35 हजार का मार्जिन, तो सामने वाले को पता उस ही समय नहीं उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। अनअवेयरनेस नहीं था, अनअवेयरनेस थी ना तब, हाँ, पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी कि इसमें लगना, उनको इतना पता जो लगाना भाई अच्छा लगाई, बेस्ट लगाई, हमें नहीं पता क्या लगना है। 8-10 घरों में एक घर में कंप्यूटर होता था। एग्जैक्टली तो ये वही चीज है, जैसे कभी कभार 8-10 घरों में एक टाइम पे वीसीआर या टीवी हुआ करते थे। जी जी, हमने वो ट्रांजिशन देखी हुई है, शायद आपने भी और मैंने भी। यस, फोन की भी देखी है, वो मोटरोला का इतना बड़ा फोन आता था। सीरियसली पेजर यूज किए हैं, उसके बाद फोन यूज किए हैं। यस, तो चलो उसके बाद मुझे लगा कि आई एम अ पर्सन ऑफ आईटी एंड हार्डवेयर ऑल्सो, पर्टिकुलरली हार्डवेयर। तो मैंने सॉफ्टवेयर से एकदम से स्विच ओवर किया हार्डवेयर में। मुझे ऑर्डर आने महीने में 1 या 2, तो मुझे लगता था मेरी पॉकेट मनी इससे निकल रही है। धीरे धीरे 1999 आया, मुझे एक वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स इज देयर, आज भी हैं, मुनीश सचदेवा। तो उनके साथ मिलके मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। ही वॉज अ सेल्स पर्सन बेसिकली, आई वॉज टेक्निकल, ही वॉज इन सेल्स। ओके, तो दोनों काम मतलब वी वर कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। वो सेल्स लेके आते थे, मैं टेक्निकल संभालता था, और हमारा चलो एक बचकानी चीज से झगड़ा भी हुआ, जिसके कारण हमने वो अलग हो गए, मैं अलग हो गया। आज हमें समझ लगी है, वो एज भी ऐसी होती है कि हाँ वो बड़ा बचकाना सी हरकत थी। उनको लगता था कि मैं गलत हूँ, मुझे लगता था वो गलत है। ये भी एक लर्निंग है वैसे सबके लिए। नॉर्मली क्या होता है, हमने चलो काम स्टार्ट किया, टिल 18 नवंबर 1999 को हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, फ्रॉम द नेम ऑफ एक्सपर्ट ई सॉल्यूशंस। ओके, तो वो फर्स्ट ऑफिस था हमारा। तो उसके बाद अलग कैसे हुए हम, 2004 में एक टेबल ऑफिस में, उसके पीछे 2 चेयर्स होती थी, पार्टनर्स हैं दोनों, तो 2 चेयर्स, एक पे उसने बैठना, एक पे मैंने बैठना। अब किसी ने आना, वो सेल्स में था तो उसने सारी सेल्स करके वापस उसने अपना काम कंप्लीट कर लेना और ऑफिस आके बैठ जाना, और वाकई वो काम करके आ रहा है। और मेरे जैसे को होता था कि अगर ये 20 कंप्यूटर के ऑर्डर ले आया है, तो वो 20 कंप्यूटर मैंने अभी असेंबल करने हैं, उसके लिए मटेरियल परचेज करना है, उसके बाद उसमें इंस्टॉलेशन भी करनी है, विंडोज और ऑर्डर्स आने के applications। बाद ही आप परचेजिंग और सब चीजों पे एग्जैक्टली तो क्योंकि वो हमारा छोटे लेवल पे था काम अभी। उसके बाद तो हमने खुद इन्वेंट्री अपनी बनानी शुरू कर दी कि हमने पहले लेके रखनी चीजें, क्योंकि इसमें आप वर्किंग कैपिटल भी वहीं से जनरेट करते Very होंगे जो true. एडवांसेस आते होंगे। ट्रू 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 ट्रू। तो वो पता, वो बड़ा यू कैन से स्टार्टिंग फेज ऐसा ही होता है सबका। सर वैसे ना ये कई बार बात होती है कि आज का जो दौर है फंडिंग का है और सब चीज़ों का है, जिसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैप या तस्मे अपने सही बात है। खुद बांधने। ये जो ओल्ड एज टेक्निक्स हैं विच आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम माय फादर एज वेल, कि जब स्टार्टिंग के जो धक्के होते हैं ना उसमें आपको जो चर्निंग आनी चाहिए, मनी की चर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाती है सुप्रीत जी। हाँ ऑटोमेटिकली, वो एक पूरा साइकिल घुमाना सही बात है, होना चाहिए। देखो हम एकेडमिक्स में उतना कभी नहीं सीख पाते जितना हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जी जी, एक्सपीरियंशियल जर्नी जितनी हमारी ज्यादा होती रहती है ना, उतना हमारी लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू रियल लाइफ ज्यादा हो जाती है। हमारा 2004 में जो डिस्प्यूट हुआ छोटा सा आपस में, उनको लगता था कि मैं कम काम कर रहा हूं, मुझे लगता था यार जो भी ऑफिस में आता है वो मुनीश करता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स में फर्स्ट डीलिंग फ्रंट एंड पे उनकी थी। जी जी, अब मैं बैक एंड पे बैठ के असेंबल कर रहा हूँ, मेरे बारे में तो पता ही नहीं है किसी को। मेरी बारी तब आती थी जब किसी को कंप्यूटर में वंस इन अ ब्लू मून प्रॉब्लम आनी है, सर्विस रिलेटेड, तो वो भी अगर हमारे जो स्टाफ रखा होता था सर्विस स्टाफ, उससे नहीं सॉल्व हो पाई तो मेरी बारी आनी। तो अमित वाज बैक एंड, मुनीश वाज फ्रंट एंड। अब मेरे दिमाग में आया यार जो भी आता है मुनीश कहाँ है, मुनीश जी कहाँ है, तो हम मुनीश जी पूछते, अमित जी क्यों नहीं पूछते कोई। दिस वाज वेरी मच यू कैन से नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग जो मेरे दिमाग में आनी शुरू हो गई। बट ऐसा हुआ, उसके दिमाग में आना शुरू हो गया कि यार ये नहीं भी होगा तो भी मैं 2 इंजीनियर रखूंगा तो काम चला लूंगा, मेरा उसके बगैर गुजारा हो सकता है, मेरा इसके बगैर हो सकता है। तो ये घमंड जो होता है ना, ये ईगो जो होती है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस में आती ही आती है किसी लेवल पे। इसको फेस करना, इस चैलेंज को ओवरकम करना आना चाहिए बंदे को। वो आप तभी सीखते हो जब आप उन चीज़ों को रियलाइज कर लेते हो, एक्सपीरियंस कर लेते। दिस वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। उसके बाद आज की डेट में हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं
हमें अक्ल आ गई हुई है कि यार लाइफ को देख लिया हुआ है कि यार वो क्या किया हमने गलती। आज वो अपना काम, ही इज़ वेल सेटल्ड, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तो अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जब मैं सेल्स में आ गया उस टाइम पे, मुझे लगता था मैं सेल्स कर लूँगा, उसको लगता था मैं टेक्निकल संभाल लूँगा, दोनों ने धक्के खाए। मैं जैसे ही सेल्स में आया मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एक 48 लाख का डेट था, जो मैं कभी पूरा ही नहीं कर पा रहा था। 2004 की बात कर रहा हूँ। ये डेट पर्सनल डेट था या कंपनी का डेट था? कंपनी कंपनी नहीं हुआ करती थी तब, फर्म हुआ करती फर्म थी। हुआ, हाँ, तो फर्म टेक ओवर कर ली थी मैंने। जब झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमें ये वैल्यू चाहिए। मतलब दोनों में वो कहते हैं बोली लगी पहले। तो बिडिंग सिस्टम था कि भाई जो ज्यादा बिड लगा देगा वो कंपनी ले ले। अब मेरे सेंटिमेंट्स अटैच थे कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी का नाम मैंने रखा हुआ था। जब मुनीश बाद में आया था मेरे साथ, तो कंपनी का नाम मैंने, मेरे सेंटिमेंट्स अटैच थे। मैं कहा ये जो मर्जी हो जाए, कंपनी तो मैंने लेनी, मैंने नहीं कंपनी छोड़नी। वो भी एक गलत चीज थी, वो भी एक लर्निंग थी। तो कंपनी मैंने टेक ओवर की। द मोमेंट मैंने टेक ओवर की, गुडविल जो देनी थी वो भी साथ हुई मैनेज। वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि मुनीश अपना पूरा उस पे से लाइफ सेटल कर ले। जस्टिफाइड जो तब बनता था हो गया। लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ, आफ्टर अ स्पैन ऑफ यू कैन से 1 ईयर, एक डेट पुराना चल रहा था। डेट मतलब जो आउटस्टैंडिंग थी हमें मार्केट से, जो पैसे लेने थे, रिसीवेबल्स जो थे हमारे, वो मैं कभी ध्यान ही नहीं दिए थे। क्योंकि आई वॉज नॉट अ पर्सन ऑफ सेल्स, आई वॉज नॉट अ पर्सन ऑफ बिजनेस बेसिकली। मुझे सिर्फ टेक्निकल का पता था कि संभालना कैसे है। तो मैं बंदे को इम्प्रेस भी सामने वाले को ऐसे ही करता है कि सर टेक्निकली ये चीज़ अच्छी है, तो वो कंप्यूटर मेरे से लेके जाते थे। एक टाइम ऐसा आ गया व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार मेरे ऊपर इतना डेट है और मेरे पैसे लेने वाले कहाँ कहाँ से हैं। मैंने उनको फ़ोन करने पर्सनली, तो आगे से जवाब बड़े इलॉजिकल से मिलने। सर हजे केड़ा, हजे बहुत टाइम हो गया है, कर देंगे। पंजाबी में यही, आपको पता है पंजाब में क्या सिस्टम चलता है। उसके बाद कईयों ने बोलना सर हम तो आपको जानते ही नहीं है, हमारी तो डीलिंग ही मुनीश जी से हुई पड़ी है। अच्छा, सीधा ही मुकर भी गए होंगे कुछ हाँ लोग। हाँ। और मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया कि ये डेट तो पूरा हो ही नहीं पाएगा मेरा, जितनी देर तक रिसीवेबल्स ही नहीं आएंगे मैं आगे पैसे कैसे दूंगा लोगों को। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार मैं क्या करूंगा तो ये मैं पे ऑफ करूंगा डेट। दैट इज अ काइंड ऑफ वेरी सेंटिमेंटल स्टोरी ऑल्सो फॉर मी नाउ एंड लर्निंग अगेन। 2004 में जब मैं ये रियलाइज कर लिया कि यार मैंने अपनी एक एज फिगर आउट की, कि एज्यूम करा कि अमित अगर तू 85 ईयर्स तक की एज तक जिए तो क्या ये डेट पे ऑफ हो जाएगा इस पेस ऑफ वर्किंग के साथ जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। और उस समय आप कितने साल के थे? 27। ओके। 27 ईयर्स। तो आपने मतलब 68 ईयर्स के हिसाब से अगले के हाँ 68 साल तक ये हो सकता है उस फेस के हिसाब से। 50 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आप कह लो। हाँ। कि मैंने ये सोचा कि आगे कितना मैं जीऊंगा और इस पेस के साथ मैं अपना डेट पे ऑफ करूंगा। और आंसर वाज कि मैं 85 ईयर्स तक भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर्स में उस टाइम पे मार्जिन बहुत लिमिटेड थे। 500-1000 रुपए के पीछे कंप्यूटर बिक जाता था। एकदम बहुत ही कम हो गए थे। ये दिस इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड टेक्नोलॉजी, डिमांड एंड सप्लाई ओनली। उस टाइम पे सप्लाई इतनी ज्यादा थी, डिमांड उसके अकॉर्डिंगली। ये आज की डेट में मार्केटिंग की चीजें वैसे। सर इंडिया में एक खास बात भी है और एक चैलेंज भी है, व्हिच आई पर्सनली फील, कि जब कोई नई चीज आती है और चल जाती है उसकी बाढ़ लग जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ओरिजिनल कई जेन्युइन प्लेयर्स भी सफर करते हैं उसमें कई बार। इसके पीछे मैं ये कहूंगा कि पहले क्या होता था, आपके फोर फादर्स के बिजनेस चल रहे होते ना, तो उसमें हम बोलते थे कि ठीक है पापा का ये चल रहा है तो मैं भी कर लूंगा। आज की डेट में वो चीज पॉसिबल नहीं है। चर्निंग जो आपने वर्ड यूज किया था ना, दैट इज अ वेरी राइट वर्ड फॉर योर बिजनेसेस आल्सो, कि आपको राइट टाइम पे चर्न करना आता होना चाहिए कि मैं कब क्या करना, समय के हिसाब से। कि मैं अगर एक सैचुरेशन ना हर मार्केट में आती है। सर जब गाड़ी आई होगी तब कहते होंगे ना कि अब साइकिलों के टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या स्कूटर जब आए होंगे। ये तो सर जब से मैं कहता हूँ सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से चल ही रहा है। एंड दिस इज ऑब्वियस ऑल्सो, आगे भी चलता रहेगा। मतलब इवॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही। आपको याद होगा 2000 में जब आईटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, तब ये बोला था इसने तो सारी जॉब्स खा लेती हैं। आज सारी जॉब्स ही आईटी की वजह से हैं। देखो आईटी नहीं है तो जॉब्स कैसे मिलेंगी। सर वो जब कार्स का आया था कि जब कार्बोरेटर इंजन खत्म हो गए थे तो था कि अब तो जॉब्स नहीं रहेगी, फिर वो BS
आई थिंक 1 2 3 4 से स्टार्ट हुए। ऐसे शुरू हुआ था। जिन लोगों ने इवॉल्व कर लिया ऑब्वियसली दे हैव ग्रोन, बट अगर आप क्रिप करते रहोगे नहीं यार मेरे को तो यही आता है मैं और कर नहीं सकता, तो अगेन दिस इज बट मार्केटिंग सर एक ऐसी चीज है अभी भी मुझे लगता है कि लोग इसके बारे में कम बात करते हैं। हर कोई करना चाहता है, इसके लैंग्वेजेस और इसकी मतलब डेफिनेशन बहुत है मार्केट में, पर एक क्लियर डेफिनेशन अभी भी नहीं है। तो ये एक हम जानना चाहते हैं मार्केटिंग एग्जैक्टली अगर आप एक या डिफाइन कर दें या थोड़ा सा एक समझा सकें होता क्या है। मार्केटिंग असल में दिस इज अ वेरी बिग अम्ब्रेला जिसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं। इसी अम्ब्रेला के अंडर मैंने कैसे स्टार्ट किया था ये मैं बताता हूँ पहले। वो कि 2004 के बाद ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्रंच जब मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि भाई मेरी उम्र अगर 85 भी हो जाएगी तो मैं इसको डेट को ही पे ऑफ कर रहा हूँ अभी, तो इट वाज ऑल मतलब अच्छे वे से मैंने सोचा, बड़े इंट्रिकेट लेवल पे जाके सोचा कि मैं क्या और कर सकता हूँ कि ये टाइम कम हो जाए, 2 4 5 साल में हो जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ लगी। एंड आई प्लान टू क्विट कि नहीं भाई ये गुजारा नहीं होना अब, सारी उम्र तू देता रहेगा लोगों को तो उम्र क्या है, फिर लाइफ को कैसे जिएगा, क्विटिंग लाइफ। तो मुझे आज भी वो रील बन के मेरे सारे दिमाग में घूमती हैं चीज़ें कई बार जब मैं किसी से ऐसे डिस्कस करता हूँ तो, और मैं ज़रूर सुनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी स्टोरी से सामने वाला सीख रहा हो कुछ। अमृतसर में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड न्यू अमृतसर। यस, बिल्कुल एंट्री पे राइट साइड। हाँ बिल्कुल एंट्री पे राइट साइड पे, इधर से जाओ तो राइट साइड। तो मेरे पास तब स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी, तो मैं बाइक पे, मेरे मम्मा की एक दिक्कत थी नींद की, तो वो स्लीपिंग पिल्स लेके सोते थे, तो मैं लेके आता था मार्केट से, मुझे नाम पता था उसका, एंग्जिट बीटा नाम था उसका। तो मैं मार्केट में गया कहीं से कितनी के, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिलती नहीं थी। आई थिंक क्लोनाज़ेपाम प्रोप्रानोल शायद यही नाम, मतलब सॉल्ट यही होंगी। बीटा ब्लॉकर होता है तो प्रोप्रानोल इज अ बीटा ब्लॉकर। आई एम सिटिंग विद द पर्सन जो मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसमें मैं कम्पीट नहीं कर सकता आपको। मेरे को दिस इज अ गेस, मेरे को वही होगा पक्का। मुझे एक्चुअल में सॉल्ट नेम तो नहीं पता है, बट नाम पता है उसका, जो ब्रांड नेम था दैट वाज एंग्जिट बीटा। ओके, इट्स एंटी हाइपरटेंसिव मे बी। तो वो मैंने, किसी ने 4 दी, किसी ने 2 दी, कोई मेरे नोन थे कि मेरे मम्मी को चाहिए तो उसके लिए दे दो, तो मैंने 30 से कम थी और 25 से ज़्यादा थी, ये मुझे याद है। तब मैंने गिना था कि कितनी हुई है, तो 25 प्लस थी वो, पर 30 से ज़्यादा नहीं थी। तो मैं लेके पॉकेट में डाल के बिस्लरी की बोतल पकड़ के बाइक न्यू अमृतसर लेके गया। न्यू अमृतसर वॉज अ प्लेस लाइक, तब वो अंडर डेवलपमेंट थी, अभी अंडर डेवलप्ड थी इतनी कि वहाँ पे मिट्टी मिट्टी ही सब साइड पे थी, बना कुछ भी नहीं हुआ था, और उसके पीछे था एक रेलवे ट्रैक। तो मैं बिल्कुल ट्रैक के पास जाके खड़ा हूँ, बाइक स्टैंड पे लगा के। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ट्रैक पे चला जाऊँ कि ये खाऊं, तो दिमाग में नहीं ट्रैक पे गया तो वो ना कोई मेरी बाजू वजू कट जाए, टांग कट जाए और बाद में मैं जिंदा बच जाऊं, तो ये तो और ज़्यादा पैथेटिक हो जाएगी लाइफ। नहीं भाई, ये बेटर ऑप्शन है, ये करते हैं। And you were not married then? ना, आई वाज अलोन, आई वाज सिंगल। तो आई वाज इन एन अफेयर जिसके साथ अभी मैं मैरिड हूँ वैसे फॉर्चुनेटली। तो उस टाइम पे मैंने सारी वो स्ट्रिप में से निकाली। रंग बिरंगी गोलियां इसलिए थी क्योंकि किसी ने मेरे को ये बोला कि भाई ये सेम सॉल्ट है सर, सेम नहीं, ब्रांड नहीं सेम मिलेगा, सॉल्ट सेम है। तो मुझे आज भी याद है कि वो रंग बिरंगी गोलियां थी मेरे हाथ में। तो बस आई वॉज अबाउट टू लाइक दिस। तो वो टाइम था जो मैं समझता हूँ दैट वाज माय सेकंड लाइफ, कि वो 10-15 सेकंड ऐसे हुए कि मेरे दिमाग में एकदम से पहले मेरे मम्मा आए। मैं कि मेरे मम्मा यार मेरे को इतना प्यार करते हैं, मेरी डेड बॉडी के सामने वो तो खुद चले जाएंगे, मर जाएंगे वो मुझे देख के। मेरी सिस्टर वाज येट टू बी मैरिड। मैं कहा उसकी शादी नहीं होगी उसके साथ, तो सब पूछेंगे इसका भाई क्यों गया था दुनिया से, जी बताओ पहले। तो ये उनके लिए जवाब देना मेरे पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल रहेगा। फिर आया, मैं कहा यार मैं चला गया महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, फिर जिन्होंने पैसे लेने आ जाना पापा के पास कि भाई वो तो हो गया जी जो होना था, पैसे दो हमारे। तो मैंने सोचा कि मैं तो 2 मिनट में चला जाऊंगा, इनको तो मैं हर 2-2 मिनट बाद मरने डाल रहा हूँ। हर 2 मिनट बाद ये मर रहे होंगे, जब कोई पूछेगा इनसे मेरे बारे में, तो जब कोई डिस्कस करेगा, इनके कितने आंसू निकलेंगे, कितना रोएंगे या दिल से अपने अंदर से, क्योंकि ये मेरी फैमिली है। तो आई वॉज फीलिंग लाइक अ मर्डर टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स उस टाइम पे। और वो चीज़ें आज भी मुझे अंदर से ना निचोड़ के रख देती कई बार। वो आपने एक
एक्सट्रीम्स जब स्टेप नॉर्मली कहते हैं कि व्हेन यू आर जब आप डेथ के पास होते हो आपको सारी जिंदगी रील घूम जाती है। सो आप वो एक तरह से वो छू के अब वापस आए हो, वो यूनिवर्स की आपको ब्लेसिंग आई, आपको एक दिस लाइफ इज माई मिली सेकेंड दोबारा। लाइफ। मुझे पता है, मैं मतलब आई वुड हैव बीन गॉन, मैं अभी होना ही नहीं था दुनिया में, मुझे पता है। बट अगर वो चीजें नहीं मेरे दिमाग में आती, और लेके कौन आया, कुछ ना कुछ पावर तो है ना ऐसी। यस यस। तो ठीक है, चलता है। प्रॉब्ली भगवान ने आपको उस सिचुएशन में डाल के, हाँ, यूनिवर्स ने आपको वापस रास्ता दिखाना था। इट वुड हैवंट बीन लाइक कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी और मेरी ये टोटली डिफरेंट लाइफ है। आज की नजर में, आज की डेट में 48 लाख समथिंग, 48 लाख 7,000 समथिंग था कि 70,000 समथिंग था, ये मुझे याद नहीं है, पर 48 प्लस था, ये पता है। तो वो डेट अगर मैं आज की डेट में कंसीडर करूं, मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ बन जाएगा। यस, आज का। तो उस टाइम पे मेरे लिए वो अनबिलीवेबल भी था, अनअचीवेबल भी था कि कैसे पूरा कर पाऊंगा, फिजिबल ही नहीं था मेरे सामने, उसकी ऑप्शन सोल्यूशन ही नहीं थे कोई। इसके साथ मैं एक स्टोरी और कनेक्ट कर सकता हूं वैसे, कि हम यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसी के साथ चीजें छोड़ते हैं ना, वही बाउंस बैक करती हैं। सीरियसली, that's very true. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सर अभी जब टाइकॉन में शिव खेड़ा सर भी यही बात कर रहे थे, I couldn't listen to Well, Shiv it was Kajari. very motivating. मतलब I was sitting here and sir वो सामने यहाँ बैठे थे आगे, and then he was speaking. It was Okay. so mesmerizing, and his life also changed after जब उन्होंने नॉर्मन विंसेंट पील का सेमिनार अटेंड किया था, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैं सुना हूँ, ये पहले सुना हूँ। Yes, my life changed after reading that book as well. I still remember जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था ना, जो इंट्रोवर्ट हमें लगता है हम हैं पर होते नहीं है, वो उसके बाद पर्सनालिटी। और मैं अभी भी शेयर करता हूँ कि वो किताब पढ़ने के एक हफ्ते बाद मैं कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर बन गया था। तो वो पावर थी। तो यही जो हम एनर्जीज, जो हम पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं या फिर जो पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, वो घूम फिर के वो अपने आप ही घूम फिर के आती है, और आप पॉजिटिव एनर्जीज ही अट्रैक्ट करते हैं। बट रैंडमली मैं एक चीज इसमें बोल रहा हूँ, वैसे ये भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का मेरा। मुझे ना, मैंने इसको थोड़ा गिमिक सा किया हुआ है कि भाई भगवान को क्या दिमाग में आया होगा कि उसने इंसान बनाया। तो मैंने अपनी एक स्टोरी क्रिएट की हुई उसके पीछे। Love to listen to that. कि भगवान कभी फ्री बैठा होगा ऐसे मजे में, तो यार क्या करें वेला बैठे। तो उसने कहा कि चल इंसान बनाते हैं, एक क्रिएचर ऐसा बनाते हैं जो अलग से हो, यूनिक हो। तो ही क्रिएटेड ह्यूमन। अब क्या स्टोरी में मेरे क्या आता है कि उसने क्या सोचा, तो मुझे लगता है कि उसको लगा कि सबसे अलग क्या हो सकता है, ही मेड अ क्लोन टू हिमसेल्फ। उसने हर ह्यूमन बीइंग में अपना ही क्लोन डाल दिया हुआ है। हम कहते जरूर हैं भगवान, हम मूर्ति पूजा कर, मैं वैसे मूर्ति पूजा का बिलीवर नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि कोई एनर्जी है, कोई पावर ऐसी है जिसको हम प्रे करते हैं, जिसको हम पूजा करते हैं। बट ठीक है, इसलिए मूर्ति पूजा करते हैं क्योंकि वो एनर्जी जिसमें आप सोच लेते हो वो आ जाती है उसमें। मैं कप में सोचूंगा, कप में आ जाएगी। मैं इस रुमाल में सोचूंगा, इसमें आ जाएगी। किसी में भी आ सकती है। तो वो मेरे अंदर की थिंकिंग है, मेरा बिलीव है, मेरी परसेप्शन है कि कहाँ पे वो लेके आनी है वो एनर्जी। तो जहां पे भी लेके आऊंगा मैं उसको पूजना शुरू कर दूंगा और उसी से बात करना शुरू कर दूंगा। तभी कहते हैं हर चीज में भगवान बसता है। वेरी ट्रू। और ये वैक्यूम भी है ना, जो ये भगवान ही है। एवरीथिंग अराउंड यू। हाँ, तभी कहते हैं कि जो एक ओंकार या ओम, ट्रू बिल्कुल, कि वन सोर्स। चीजें वही हैं जो हमारे वो पूर्वजों ने क्रिएट की हुई हैं, जो उन्होंने सियानों ने बताई हुई हैं। बस अभी थोड़ा सा वर्ड्स का हेरफेर रहता है, हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसे अपनी स्टोरी बना दी कि मेड अ क्लोन। अब क्लोन क्या है कि भगवान को हम क्यों पूजते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान वो कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सोचें कि भगवान ने आपके अंदर ही भगवान बना दिया है, तो आप सिंपली क्यों बोलते हो। ये वही अमित मदान है जो ये तब सोचता था 48 लाख 85 ईयर्स तक नहीं खत्म होगा, और उसी एनर्जी ने, उसी भगवान ने उसको 6 साल में खत्म कर दिया। 6 years, that were very long 6 years rather, but सर ये इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है ना, मुझे लग रहा है कोई नहीं मार्केटिंग फिर बात करेंगे, पर ये डिस्कशन एक बहुत एक दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। एंड ये आज भी मैं ऑफिस में ये डिस्कशन कर रहा था कि हम हर एक सुपरफिशियल चीज की बात करते हैं,
बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस व्हाट वी आर एंड हमारी हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी लाइफ को एंड वी लर्न टू यू नो एंजॉय आवर ओन कंपनी एंड तब लाइफ की बाहर की चीजें सब सही होनी शुरू हो जाती हैं। सही बात है। तो ये बहुत जरूरी है। अब मैं फिर भी I'll come back to the topic, एक मार्केटिंग जो सर अभी तक मैं समझा हूं या जितना भी अभी मेरे आसपास लोगों को समझ आया, तो वो यही आता है कि आप एक प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करोगे, कैसे लेके जाओगे जिससे सेल्स जनरेट होंगे। वेरी गुड। तो चाहे वो डिजिटल मीडियम से हो या फिर ऑफलाइन मीडियम से हो, तो वो क्या एक्टिविटी करोगे कि विच लीड्स टू द सेल्स। तो दो मेरा वो टॉपिक पे इस पे आने का मन नहीं कर रहा, बट आपकी एक्सपर्टीज मैं मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि आई नो यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस। आपका प्रोफाइल इज सो ह्यूमंगस। कितनी कंपनीज को आपने मार्केटिंग एडवाइजेस दिए हैं कि विच एंड आई थिंक उससे बहुत चेंजेस भी आए हैं। यू हैव रिटन दिस बुक एज वेल, मार्केटिंग शार्क ईटिंग। सो थोड़ा सा सर नीड सम लाइट ऑन दैट। तो आफ्टर 2004 जी एक्सीडेंटली मैं आ गया एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में। हाँ जी। अब मुझे भी नहीं पता था कि ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है। तो उसके बाद मैंने सब कुछ एज इट इज वहीं पे फेंका। इतनी तेज बाइक चलाई मैंने उसके बाद इतनी तेज बाइक भी नहीं चलाई होनी कहीं। और मेरी ब्रेक लगी वहां पे। देयर इज अ वेरी फेमस गुरुद्वारा कॉल्ड शहीदा साहब गुरुद्वारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं किस तरह आपे उत्थे ब्रेक लगी। आई वाज देयर इनटू दैट पार्किंग। आई स्टिल रिमेंबर दैट पार्किंग आल्सो, जिथे मैं बाइक लगाई सी। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आके सामने गुरुद्वारा के अंदर गया। वहां पे एक उनका कोर्टयार्ड बना हुआ है छोटा सा बाहर। आई वाज बीन देयर। जितने निशान साहब भी है, जितने निशान साहब भी है, बिल्कुल बिल्कुल। निशान साहब दे बिल्कुल सामने जिते प्रसाद मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। वो बिल्कुल बाहर। बहुत मानता है सीरियसली। और रादर वही एक चीज है शायद जिसने क्या वहां पे पावर, मैं बता रहा हूँ वही अभी आपको। मैं वहां पे बैठा हुआ था, फोन था मेरे पास, मोबाइल फोन, CDM में फोन हुआ करते थे उस टाइम पे। मैंने पहले अपने घर फोन किया। मैं कहा मम्मा मैं अंकित के यहाँ जा रहा हूँ आज, तो मैं घर नहीं आऊंगा। क्यों बेटा? मैं कहा मम्मा उसकी मम्मा घर पे नहीं है। झूठ बोला उनको, मम्मा घर पे नहीं है तो मुझे उसके साथ रहना है, तो वो अकेला है। ठीक है बेटा, चलो ध्यान रखना जैसे मम्मियाँ बोलती हैं। उसके बाद मैंने अंकित को कॉल किया। अंकित मैं ना मम्मा को झूठ बोला है, अगर मेरे यहाँ से फ़ोन आएगा तो मैनेज करनी। हुआ क्या? मैं को सुबह बात करेंगे। उसके बाद मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ और मुझे नहीं पता चला कब मैं सोचता सो गया। बस मुझे इतना याद है कि मैं ये प्रे कर रहा था कि भगवान कुछ नहीं है सामने, मैं आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ, अब जो है तूने करना है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सो गया। उसके बाद तो अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे के आसपास जो सेवादार बाबा जी होते वहाँ पे, कौन थे मुझे भी नहीं पता चला। अभी लंबी सी दाढ़ी थी उनकी, उन्होंने पैट किया पीछे से, कहते बेटा उठ जाओ, सफाई करने का टाइम हो गया। आई स्टूड अप। और उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। इट वॉज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कि मुझे कोई फिक्र ही नहीं है कि यार देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा सब, चली जाओ बस अपना काम करो। और उस दिन के बाद मैं रोज उधर जाना शुरू हो गया। और वहां पे जाके एक अलग से ही एनर्जी की बात हम कर रहे थे। दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ओवर देयर, जिसके कारण जो मुझे रोज खींचती थी वहां। उसके बाद मैंने पंगे बहुत लिए। मैंने क्रेडिट कार्ड सेल किए, मैंने मशरूम फार्मिंग भी की, बड़े और इधर उधर की चीजें की मैंने। और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हमेशा थी आप में। एंड उस टाइम पे उसको एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट नहीं बोलते थे, वो ये था कि बस एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। लेकिन आज की डेट में अगर बोले तो सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली तो मुझे लगता था कि क्या ऐसा काम है जिसमें मैं जल्दी से ग्रो कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में तब आया सिटी केबल, तब बहुत वहां पे चलता था अमृतसर में भी। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये क्या करते हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, टीवी हमारे यूज हो रहे हैं, ये सिर्फ एक तार लगा के एक वायर से ही, एक सिंगल केबल से सारा बिजनेस हमसे लेके जाते हैं, कितना रेवेन्यू इकट्ठा करते होंगे। तो कंप्यूटर वाला जलवा पहले दिमाग में चल रहा था। नेटवर्किंग का मैं एक्सपर्ट था उस टाइम पे। मैंने एक LED स्क्रीन इंस्टॉल की, फर्स्ट LED स्क्रीन ऑफ माय दिस बिजनेस, रेलवे स्टेशन अमृतसर पे, सिंगल स्क्रीन 42 इंचेस की। किस साल की बात है सर?
ये था 2005। 2005 में आपने? हाँ, ओके। 2005 में मैंने स्क्रीन इंस्टॉल की और स्क्रीन लेने के मेरे पास पैसे नहीं थे, वो भी बाय हिज ग्रेस ओनली। मैं किसी ऐसे इंसान से मिला। तो बहुत महंगे थे टीवीज 82,500 की। यस यस यस। हाँ, पर उस टाइम पे 82,000 बहुत होगा। कितने 50 इंचेस या उससे भी? 42 इंचेस। 42 इंचेस। ओके। उस टाइम पे 42 इंचेस नई नई लॉन्च हुई थी। एलजी की स्क्रीन आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो मेरे को तब सपोर्ट किया एक बैंक मैनेजर थे, मिस्टर बख्शी वाज देयर। पता नहीं वो भी शायद भगवान ने भेजे उनको, क्योंकि उस टाइम पे मेरा वो क्या उसको सिबिल बोलते हैं ना, सिबिल तकरीबन नेगेटिव ही होगा। मेरे को कोई पैसा देके राजी नहीं था, तो मैं हर बंदे को कंज्यूम कर चुका हुआ था कि भाई तू इतने दे दे, तू इतने दे दे, तेरे तब वापस करूंगा, कब करूंगा, और मेरी कमिटमेंट्स खत्म हो जाती। आपका जो लोन था वो भी चल रहा था? लोन चल रहा था, बट वो अंदर एनर्जी वो कहाँ से आ चुकी हुई थी कि भाई चलते चल कोई बात नहीं, फैमिली की सोचो और चलते चलो, बस दैट्स ऑल। और एक ऐसा स्टेज भी आ गया था जब मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी डाउन जा चुकी थी। घर का लोन था, पे ऑफ करना था, मेरा अलग से जो डेट था वो पे ऑफ करना था। तो मुझे लग रहा था कैसे करेंगे, बट चलते चले हो गया मैनेज। अब उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया ये स्क्रीन से। एडवर्टीजमेंट फील्ड था ये, लेकिन मैं जिससे पूछता था कि भाई इसको क्या बोले, मैं क्या बोलूँ इसको, मैंने ये स्क्रीन लगाई, कहता ये मार्केटिंग का ही काम है। मार्केटिंग का? अच्छा ठीक है जी। तो कोई मुझे पूछता था कि क्या करते होंगे, मैं मार्केटिंग करता हूँ। अब मार्केटिंग काम कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो एडवर्टीजमेंट थी जो मेरे लिए भी एक बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे कि मैं कोप अप कैसे करना है। मैं पढ़ता था तब, गूगल नहीं तब याहू हुआ करता था, yahoo.com सर्च इंजन। यार रेडिट मेल होता था या याहू? यार रेडिट या याहू, और डायल अप कनेक्शन चलते थे तो हम देखते रहते थे कब साइट खुलेगी, कब देखेंगे सामने कुछ लिखा आएगा। तो वो एक आवाज सी आती थी लंबी सीरियसली कनेक्शन की आवाज यही होती थी, सीरियस। तो उस टाइम पे मुझे दिखा कि मार्केटिंग इज समथिंग एल्स, मैं इसको मार्केटिंग क्यों बोल रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कहना शुरू किया नहीं, आई एम इन द एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। बट मुझे मार्केटिंग जैसे ही पढ़ा, मुझे एकदम से सॉरी वही चीज आई जब मैं कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया था। यार दिस इज सच काइंड ऑफ टॉपिक जिससे मैं कनेक्ट हो रहा हूं अंदर से, कि बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं यार। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पी ऑफ प्रोडक्ट और एंडिंग कहां पे हो रही है, सारा कुछ ही उसमें आ जाता है। इट इज बेसिकली नॉट मार्केटिंग, इट इज अबाउट बिजनेस। मार्केटिंग मेरी नजर में, इन माई ओपिनियन, 70% ऑफ योर बिजनेस इज मार्केटिंग ओनली। उल्टा करते हैं लोग लेकिन। तो ब्रांडिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, और ये ब्रांडिंग को मार्केटिंग बोलते हैं? सी, बड़ा इसको आसान तरीके से समझाना हो ना, तो स्टार्ट हुआ था 4 P's ऑफ मार्केटिंग से। अभी तो मैं 10 भी बना दी हूँ P's, लेकिन मैं जनरली आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता हूँ। देयर आर 4 P's। फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्राइसिंग उसको बोल देते हैं, मैंने उसमें पैकेजिंग भी डाल दिया हो वैसे, लेकिन प्राइसिंग सेकंड। थर्ड इज योर प्रोसेस, एंड फोर्थ इज प्रमोशन। ओके। तो ये 4 चीजों में मार्केटिंग सिमट जाती थी पहले। प्रोडक्ट, प्राइसिंग और पैकेजिंग, फिर देन प्रोसेस एंड प्रमोशन। ओके। एंड प्रमोशन जो चौथा पी है ना, उसमें ये सारी चीजें आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो ब्रांडिंग क्या है। अब प्रमोशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ब्रांडिंग भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, पीआर जिसको हम पब्लिक रिलेशन बोल देते हैं वो भी है, पब्लिसिटी भी है, और बार्टर भी है, और 4-5 चीजें आ जाएंगी। मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग बट नॉट मार्केटिंग। नॉट मार्केटिंग, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 4 पीस बोले हैं, अभी तो 10 बना दिए हूँ मैंने, लेकिन 4 की ऑन एन एवरेज बात करें तो ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या नाम है, प्रमोशन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, लेकिन प्रमोशन आता है चौथे नंबर पे। हम उससे पहले वाले 3 वैसे भूल जाते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की जो छोटा सा एग्जांपल मैंने आपकी ना एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें आपने ना ब्रांड नेम भी बड़ा अच्छा बोला था कि 7 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 अल्फाबेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। एग्जैक्टली उसमें है कि प्रमोशन में अगर मैं पहली बात करूँ ना, तो वो आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में आप जितने मर्जी लेटर्स डाल लो, जितने मर्जी वर्ड्स डाल लो,
क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट आप अपनी यूएसपी बता रहे हो सामने वाले को। एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि आपने डिस्प्ले करके कोई चीज सामने वाले को दिखानी है जिसमें उसको आपके ब्रांड के बारे में पता चल जाए। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जो मर्जी लिखो उसमें, हाँ इतना लिखो कि उसमें भी वैसे मैं कहता हूँ कि कम से कम लिखो। और नॉर्मली उसमें ये भी मेरा ओपिनियन है कि उसमें वो लिखो जो सामने वाला आपसे सुनना चाहता है। सामने वाले के दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं। कई बार हम क्या होता है सर कि हम एज अ सेलर और एज अ इवन मैं देखा कि एंटरप्रेन्योर्स जब नया ब्रांड करते हैं शुरू या कोई अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो इतने एक्साइटेड होते हैं, सब बताना चाहते हैं, बट अगला इंटरेस्टेड नहीं होता। अगला नहीं इंटरेस्टेड। तो यही प्रॉब्लम है, हम हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही चीजें बताते हैं। ये मार्केटिंग का एक टेक्निक भी है वैसे, दिस इज वन ऑफ माय स्ट्रेटजीज ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो, कि हम हमेशा वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, जबकि हमें करना क्या चाहिए जो सामने वाला चाहता है। एग्जैक्टली हम 10 चीजें सोच रहे हैं, हम 10 बताना चाहते हैं। और एवरी मार्केट डिफर्स एज वेल। कि कई बार लाइक पर्सनली क्योंकि हम पैन इंडिया मार्केट करते हैं तो हर एरियाज में सर लोगों की थॉट प्रोसेस, उनके रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। डेमोग्राफी के साथ चीजें चेंज, सब आप लैंग्वेज कह लो जी, वो भी चेंज हो जाएगी जी, आप माइंडसेट कह लो वो भी चेंज हो जाएगा, आप खाना पीना कह लो वो भी चेंज हो जाएगा। तो भाई मार्केटिंग टेक्निक भी तो चेंज होएगी ना फिर। तो आपको इसके ऊपर बड़ी इंट्रिकेटली वर्किंग करनी पड़ती है कि मैं कहाँ कर रहा हूँ, प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए। अभी ये पी जो मैंने आपको बताया ना 4, उसमें प्लेसमेंट भी एक आता है अलग से, उसमें पोजीशनिंग भी आती है। तो ये चीजें तब हैं जब हम पूरी की पूरी मार्केटिंग क्लास अगर लगाना शुरू कर दें तो वो तो 7-8 दिन की क्लास तो मैं आराम से लगा ही लूंगा शुरू से, स्टार्टिंग फ्रॉम पी। तो हम बात सिर्फ कर रहे हैं अभी प्रमोशन की। क्यों कर रहे हैं प्रमोशन की? क्योंकि परसेप्शन जो सामने वाले की है ना वो प्रमोशन पे ही खत्म हो जाती है। तो ये ए स्क्वायर मीडिया उसके बाद शुरू हुआ था। ए स्क्वायर मीडिया मैंने 2008 में स्टार्ट किया था। जो मैं स्क्रीन लगाई थी दैट वाज फ्रॉम द नेम ऑफ कैप इंडिया। तो मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये चीज 4 विद द हेल्प ऑफ दिस पॉडकास्ट बोलना भी चाहूंगा ताकि लोगों को समझ लगे। जब हम एडवर्टीजमेंट में किसी को कुछ लिख के बता रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का मतलब ही यही है कि आप डिस्प्ले करा रहे हो कोई चीज, किसी को दिखा रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में। हम क्या करते हैं, अपने ब्रांड के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए हम वो चीजें लिखें जो सामने वाला सुनना चाहता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लेट्स से टूथपेस्ट की बात करते हैं, अब सामने वाले को कोई मतलब नहीं उसमें आपने नमक डाला के शुगर डाली है, उसको मतलब है उसके दांत सफेद कैसे हो रहे हैं या उसमें अगर पेन हो रही है आपके मसूड़ों में जो भी आता है तो उसको आप सॉल्व कैसे कर रहे हो। तो ये है उसके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं सामने वाले। कई बार हम बहुत टेक्निकल हो जाते हैं समझाने में और कुछ जगहों पे वो टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, पर जहाँ पे लेमैन लैंग्वेज, जहाँ पे टेक्निकलिटीज का नहीं पता, फिर वो साफ सुथरे शब्द ही समझ आते हैं और वही आई कैचिंग होते हैं। बिल्कुल सही बात। And you want to listen to that only. Yeah, you are very right. Yes. Definitely ये मैं ये नहीं कहता कि ये टूथपेस्ट में नमक है ये गलत स्ट्रेटेजी, ये भी एक देखो स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, वी ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स या वी ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स कि भाई ये लिखूंगा या ये कहूंगा तो सामने वाले की परसेप्शन कैसे मेरे को अचीव होएगी कि वो जो सोच रहा था वो मैच हो गया उसके साथ। इट इज ऑलवेज अबाउट द थिंकिंग ऑफ द अदर पर्सन विद what you are thinking in your strategy। जितनी ज्यादा मैच रहेंगी, जितनी ज्यादा वो क्लोजली निट होएंगी चीजें, उतना ज्यादा आपका ब्रांड हाईलाइट होएगा। सर ये पर हम अभी भी एक नोशन है कि मार्केटिंग पे लोग ना अभी भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इंडिया में, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। बट वेयर एज व्हेन यू गो टू कंट्रीज लाइक यूएसए और इवन कनाडा आई वुड से, तो वहां पे मार्केटिंग के अलग विंग्स होते हैं, मार्केटिंग के बजट्स होते हैं, उसकी बात होती है। यहाँ पे नो डाउट बिग कॉर्पोरेट्स आर डूइंग इट और कंपनीज हु हैव बिगर सेटअप्स या जिनके बिगर फंडिंग्स हैं जहाँ पे, बट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग एक ही होता है। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ मार्केटिंग में समझ आता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं सिर्फ वही है, तो वही आपकी मार्केटिंग टीम है। तो व्हाट इज दैट रीजन और ये गैप कैसे पूरा हो सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री? बिल्कुल ठीक है। इसमें मैंने एक चीज पहले भी बोली है, चीजें वही है, भगवान ने ना एक अपना इकोसिस्टम बनाया हुआ है,
चाहे वो खाने का ले लो, हम खाते हैं, निकाल देते हैं, फिर खाते हैं, फिर, तो वो सर्कल है विच आई कॉल एन इकोसिस्टम। लाइफ का अलग से इकोसिस्टम है कि दुनिया में आना है, चले जाना है, आना है, चले जाना है, चलता रहता है। इसी तरह बिजनेस का भी एक इकोसिस्टम है, आपको वो प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। यस। हम लाइफ में भी इकोसिस्टम को हर्ट करते हैं, अलग जगह पे रैंडमली पिच कर देते हैं कि चल यार खाना ही है ना, कुछ भी खा लो, कोई बात नहीं। आज जंक फूड क्या है, वी आर डिस्टर्बिंग दैट इकोसिस्टम। कोई भी चीज ले लो, जहां पे आप इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करोगे कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना। क्यों आज बीमारियां बढ़ रही हैं? क्योंकि हमने उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया। बिजनेस के इकोसिस्टम में हम मार्केटिंग को रैंडम पिच देके डिस्टर्ब कर देते हैं और बाद में कहते हैं यार काम तो चलता ही नहीं पिया। कोई भी काम आई एम 100% श्योर, अगर आप राइट वे से उसी इकोसिस्टम में कर लेते हो, फेलियर के चांसेस नहीं, फेलियर है ही नहीं है। प्रोसेस सही होने चाहिए। प्रोसेस सही होना चाहिए, आप फॉलो दैट इकोसिस्टम ना जो है। अब मार्केटिंग की मैं जनरलाइज्ड एग्जांपल दूं, आप रैंडमली 10 बंदों में से पूछो किसी को कि मार्केटिंग क्या है, वो सीधा सीधा बात ही एडवर्टीजमेंट की करेगा। और उस पे भी क्या करेगा, प्रमोशन के अंदर अगर ये 5 चीजें आ रही हैं, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, इनको भी मिक्स कर देगा, खिचड़ी बन जाएगी अंदर। और उसका क्या होता है फिर, वो आउटपुट भी नहीं आ पाता। आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप करना क्या चाहते हो और एम ही करी जा रहे हो। नॉर्मली मैंने देखा परसेप्शन लोगों की या ब्रांड्स की, लोकल ब्रांड्स की खास करके क्या रहती है कि मेरे कॉम्पिटिटर ने ये काम किया इसलिए मुझे भी करना है। उसने होर्डिंग लगा दी, मैं होर्डिंग लगाता हूँ। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बेंचमार्किंग एंड कॉपिंग। वेरी ट्रू। तो वो हम बेंचमार्किंग तो किसी को पता ही नहीं है ना कि क्या करनी है, कैसे करनी है, वो कॉपिंग ही होती है ज्यादातर। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सामने वाला किस स्टेज से निकल के वहां पे पहुंचा है अभी। यस। आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, मार्केटिंग की भी एक समझ लो सीढ़ी है जी। आपको धीरे धीरे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप। अब सामने वाले कॉम्पिटिटर को नहीं पता कि वो तो 5वें स्टेप पे था, वो छलांग लगाने की कोशिश करता है 5वें स्टेप पे और गिरता है बाद में। सर ये नहीं, मार्केटिंग के जो बजट आपके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स में अगर बात करता हूँ, स्टार्टअप क्योंकि तब फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी होता है, पर मार्केटिंग के बिना ग्रोथ भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो कितना परसेंटेज टोटल बजट का होना चाहिए उनका? देखो मिनिमम 5% और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दैट डिपेंड्स कि आपको ROI कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, ये चीज़ें वेरी करती हैं। हम मॉडल पहले समझ, अब सपोज मैंने आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड करनी है, लेट्स से मैं किसी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो हम ये नहीं कहते अच्छा जी बताओ जी मैं अभी करके चला जाता हूँ जी ये तो आराम से हो जाएगा। हम कम से कम 4-5 दिन उसके मॉडल को समझने में लगा देते हैं और कई बार तो 2-2 हफ्ते, मुझे याद है महीना भी हमें समझने में लग जाता है। अगर हमें पता है कि क्या लेवल, किस लेवल की ग्रोथ चाहिए सामने वाले को, डिपेंडिंग अपॉन हिज विजन, डिपेंडिंग अपॉन हिज गोल्स ऑल्सो, हमें वो चीजें डिजाइन करनी होती है और इतना घुसना पड़ता है अंदर कई बार कि आप उसके मॉडल को अच्छी तरह से समझ लेते हो। सो इसलिए मुझे अच्छा भी मजा भी क्या आता है कि पर्सन हु इज इनटू मार्केटिंग, उसको तकरीबन सारे ट्रेड्स की नॉलेज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सबका पहले बर्ड आई व्यू लेता है और किसी में तो इतने इंट्रिकेटली घुसने की जरूरत पड़ जाती है कि आपको समझ ही नहीं लगती अगर आप बर्ड आई व्यू लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख, मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ, किसी कंपनी ने मंथली उसने 1 लाख का रेवेन्यू नॉट रेवेन्यू प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो उसने री इन्वेस्ट कंपनी में करना है, उसमें मतलब आप बारिंग असाइड सैलरीज एंड एवरीथिंग व्हाटएवर, राइट। सो वो सैलरीज का क्या बोला आपने? सैलरीज वगैरह निकालने को के सब बचता है जो कंपनी को महीने का 1 लाख रुपए बच रहा है। ओके। अगर उस 1 लाख में से आइडियली फॉर ग्रोथ, फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसको कितना अमाउंट उसमें से री इन्वेस्ट करना चाहिए इन मार्केटिंग? बिल्कुल ठीक है, आपके कहने का मतलब है नेट प्रॉफिट कंपनी का 1 लाख है, सब कुछ निकाल के। हाँ, मंथली अगर। हाँ, वो अब मैटर क्या करता है कि आपका विजन क्या है। विजन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग योर बिजनेस गोल्स। आपका विजन जो है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी प्लानिंग हो। देखो आपका विजन लॉन्ग टाइम है कि मैंने तो ये लाइफ टाइम कंपनी चलानी है, ये ब्रांड को मैंने बहुत आगे लेके जाना है। अभी मैं एक स्टेट में हूँ या एक सिटी में हूँ तो मैंने स्टेट लेके जाना है, उसके बाद मैंने नेशनल लेके जाना है, उसके बाद इंटरनेशनल लेके जाना है। तो ये आपके विजन पे डिपेंड करता है। अगर आपका विजन इतना दूर तक है कि मैंने इंटरनेशनल लेके जाना है,
तो मेरे जैसा बंदा कहता है यार 20% रख ले अपने पास, 80% लगा दे दोबारा। सर आपने एक आइडियल और बहुत सही आंसर दिया, क्योंकि कई बार मुझे भी क्वेश्चन आता है तो मैं ये कहता हूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस, इट डिपेंड्स अपॉन योर विजन। जो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उस पर बात की है। और ये एक मैं चाह रहा हूँ कि आपके थ्रू एक मैसेज जाए कि कुछ भी बिजनेस की ना एक रूल बुक नहीं होती वो आपको फ्लो के साथ चलना होता है। और हर बिजनेस अलग होता है और हर एक बिजनेस की सिचुएशन भी अलग होती है और गोल सेटिंग भी अलग होती है। True. तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। एक बीच में सर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं भूलना नहीं चाहता कि मैं आपसे प्लीज ये हमारे आईटी के एचओडी हैं मिस्टर कमलेश, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था सर से पूछना है कि लोग क्या करते हैं कि अगर सेटअप पे खर्चा कर देते हैं, सेटअप पे बहुत खर्चा कर देते हैं, मार्केटिंग के लिए या तो बजट नहीं बचता या मार्केटिंग के टाइम पे कंजूस हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो दिस इज जस्ट लाइक, इसको लोग कोरिलेट कैसे कर लेंगे वैसे मेरी इस बात से जी। किसी ने घर बनाना होता है ना जी, तो घर बनाते ना जब वो अभी सिविल वर्क में होता है तब तक पूरे जोश के साथ काम कर रहा होता है, लगा दे यार, बेस्ट चीज़ें लगनी चाहिए, मज़ा आ जाए यार, पता चले बड़ा सॉलिड घर बना है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना उसके वो कंजर्वेटिव होता जाता है। और टाइम जब एक्चुअल तब आता है जब चीज़ें जो सामने डिस्प्ले होनी है, जिसने हमें खुश करना है, जिसने हमें पॉजिटिव एनर्जी देनी है, वाइब्स देनी है उस घर में, वहां पर टाइम आता है ना तो वो कंजर्वेटिव इतना ज्यादा हो चुका होता है, नहीं ये भी रहने दे, ये भी रहने दे, ये भी रहने दे। तो अल्टीमेटली जो सामने वाला देखने वाला आता है ना, बाहर का वाला बंदा, तो कहता है यार ये क्या बनाया इसने, ढांचा सा खड़ा कर दिया। बिजनेस में भी यही चीज है कि जब स्टार्ट करना है बंदे ने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा पैसा लगता है, यार ये भी कर वो भी कर। मार्केटिंग वो लेवल है जब आपने लोगों को दिखाना है घर, वर्किंग कैपिटल बचता ही नहीं, वर्किंग कैपिटल बचता भी नहीं है क्योंकि बचाया नहीं होता, प्लानिंग होती नहीं है, सही नहीं होती। यस, आप स्टार्टिंग से ही मैंने सबसे पहले क्या बोला है, मार्केटिंग इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एंड इट प्लेज अराउंड मोर देन 70% ऑफ एनी बिजनेस। 70% काम ही देखो स्टार्ट ही प्रोडक्ट से कर रहे हैं, सही बात, तो फिर 70% तो बहुत नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग से ही सेल्स जनरेट होंगे। एग्जैक्टली। और सेल्स और मार्केटिंग का बड़ा गहरा ताल्लुक है। खैर सेल्स इज ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्केटिंग, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्केटिंग, इट इज नॉट मार्केटिंग। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सेल्स जरूरी नहीं, सेल्स के लिए तो कर रहे हैं मार्केटिंग, अल्टीमेट लास्ट गोल तो हमारा सेल्स अचीव करना है, लेकिन मैं उसमें कहता हूं कि लास्ट गोल भी सेल्स नहीं होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए आपका। सेल्स अचीव करना बड़ा इजी है, गंजे को कंगी बेचते हैं ना, कहते हैं कि सेल्समैन कौन है जो गंजे को कंगी बेचते हैं। गंजे को कंगी बेचना बहुत इजी है, लेकिन गंजे को वही कंगी दोबारा बेचना बहुत मुश्किल है। कंगी बेचनी हो तो बोलेंगे भैया इसको 10 बार सिर पे फेरो और तेरे बाल आने शुरू हो जाएंगे। कंपनी तो रेपिटेटिव सेलिंग पे बनी है। एग्जैक्टली, रिटेंशन जहां नहीं आप कर पाए तो आप मार्केटिंग प्ले नहीं कर रहे हो सही। और आपको पता होगा आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द बिग ब्रांड्स सिर्फ रिटेंशन पे प्ले करते हैं, वो सेल्स नहीं। छोटे जो लोकल ब्रांड है वो कहते हैं यार सेल्स बढ़नी चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए, गुड, लेकिन आप अगला वाला स्टेप साथ में सोच के चलो, रिटेंशन साथ में होनी चाहिए। क्लाइंट रिटेंशन इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर क्लाइंट रिटेन ही नहीं होगा तो आपकी एक लेवल पे आके सेल्स बड़ी जो थी वो स्टेगनेंट हो जाएंगी वहीं पे या वापस आनी शुरू हो जाएंगी। सो मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेल्स, इट इज अबाउट रिटेंशन ऑल्सो। नॉर्मली हम लोग सेल्स पे खत्म कर देते हैं, सेल्स अचीव्ड, मार्केटिंग ओके। नो, सेल्स इज नॉट द गोल इज रिटेंशन ऑफ द कस्टमर ऑल्सो। अब जैसे आपका मैंने उसी में सुन रहा था कि जैसे छोटे ब्रांड होते हैं या ब्रांड नेम भी है, तो अगर आप बहुत बड़ा ब्रांड नेम होगा तो वो रिटेन भी नहीं होगा, तो जितना छोटा ब्रांड नेम होगा और जितना कैची होगा वो याद रहेगा, और टैगलाइंस भी उसी हिसाब से याद रहती हैं। तो हम बात कर रहे थे वो एक्चुअली प्रमोशन का ही पार्ट है। एडवर्टीजमेंट मैंने बताया ना कि उसमें आप जो सामने वाला पूछना चाहता है उसका आंसर पहले जब लिख दोगे ना तो सामने वाला जल्दी कनेक्ट हो जाएगा एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट इज अबाउट टेलिंग योर यूएसपी, आपकी प्रोडक्ट की या ब्रांड की यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन क्या है उसके बारे में आपने बताना है, लेकिन कस्टमर को ध्यान में रख के। देखो सबसे जरूरी बात मार्केटिंग में ये है, नोइंग योर कस्टमर। जितना ज़्यादा आप सामने अपनी टीजी जो है, आपकी टारगेट गोल है, मतलब टारगेट मार्केट है जो आपकी, जितना कस्टमर के अंदर घुस सकते हो घुसो। अगर कस्टमर आपका मैसेज में है तो उसकी मेंटेलिटी जानो कहाँ पे है,
क्या सोच रहा होगा वो, उसके लिए आप सर्वेस करो, आप वैसे मेंटेलिटी के 20 25 50 500 लोगों से मिलो, उनको समझो कि वो क्या चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो वो चाहते हैं वो अपने प्रोडक्ट में डेवलप कर दो। What is the best way of doing surveys for marketing? बेस्ट वे ऑफ डूइंग सर्वेस कुछ एज सच कोई थंब रूल नहीं है कि भाई ये सर्वे ऐसे ही करना है। सर्वेज यही है कि आप सिंपली जो आपकी परसेप्शन है कि मैं सामने वाले से क्या पूछना चाहता हूँ या वो क्या चीजें सोच रहा होगा मेरा क्लाइंट, उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में बना के रख दो। अच्छा, गूगल फॉर्म्स बना के रख लें। गूगल फॉर्म्स हो, सर्वे आपके नॉर्मल सर्वे मंकी फिजिकल टाइप। सर्वे, हाँ इस तरह के आप एप्लीकेशन हाँ। यूज कर सकते हो हाँ। जिससे आप मैसेज तक जल्दी पहुंच सकते हो। देखो सर्वेज नॉर्मली लोग ऐसे भी करते हैं कि 10 बंदों से पूछा, उन्होंने 2 का, ये जैसे इलेक्शन के सर्वेज होते हैं कि 100 बंदों से पूछ लिया, 50 ने बोला बीजेपी, 50 ने बोला, चलो मैं पार्टीज की बात नहीं करता, 50 ने एक पार्टी का नाम लिया, 50 ने दूसरी, होते कहते 50-50 है। हाँ। और 80 ने एक पार्टी का नाम ले लिया, 20 बाय चांस वो वाले थे जो दूसरी पार्टी को पसंद नहीं कर रहे थे, हाँ। इसलिए वो 20 के ऊपर ही वो 100, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जितने ज्यादा रहेंगे उतना सर्वे इफेक्टिव रहेगा। तो वो एक तरह से इंक्लाइंड रहता है किसी पार्टी की ओर, कोई चैनल किसी पार्टी का है, कोई चैनल की, वो उतने लोगों से पूछते हैं, उतनों का ही बताते हैं जितना उनको बताना है, उससे परसेप्शन चेंज कर देते हैं मार्केट की। तो जो डीप सर्वेज होते हैं दे आर एक्चुअली कि अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द स्टेट ऑफ यूपी, तो पूरे यूपी को आप एक जगह से जनरलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो होना चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट्स के भी अलग अलग शहरों में होना चाहिए, वेरी ट्रू, क्योंकि थॉट प्रोसेस होता है। सिमिलरली अगर आप जो चीज हो सकता है कि यूपी में चले वो जरूरी नहीं है पंजाब में भी चले। देखो इट इज जस्ट लाइक व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट ना, तो एक बंदा, वी टॉक अबाउट लेट्स से घड़ी की बात करते हैं, और रोलेक्स भी घड़ी बना रही है और एबीसी कोई एक नॉर्मल ब्रांड भी, लोकल ब्रांड भी घड़ी बनाता है जी। रोलेक्स क्यों अपनी घड़ी 5-5 10-10 1-1 करोड़ तक की घड़ी आ जाती है आज की डेट में? जी जी। क्या होता है उसमें? वर्किंग जो है ना वो मैटर करती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को सामने वाले की परसेप्शन के अकॉर्डिंगली कितना मैच कराया, क्या वो चाहता है, उसके कितने आंसर्स आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू दे रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, प्लस उस प्रोडक्ट में कितनी डीपली, कितनी डेप्थ में जाके, कितने डेडिकेटेडली और कितने इंट्रिकेटेडली काम किया है ना आपने। अब रोलेक्स की इंट्रिकेसी क्या रहती है? ऑटोमेटिक वॉच, मान लो रोलेक्स की अगर एग्जांपल दे रहे हैं जी, ऑटोमेटिक वॉच का एक जो मैकेनिज्म है वो इतना इंट्रिकेटेड होता है, इतना यूनिक अलग से होता है कि उसके छोटे से छोटे पार्ट पे इतनी प्रिसाइज वर्किंग चाहिए होती है। वो सेम काइंड ऑफ वर्किंग अगर हम अपने किसी भी प्रोडक्ट में, लेट्स से कप है, ये कप का हैंडल कैसे बनेगा, हैंडल के छोटे से छोटे पॉइंट पे अगर आप वर्किंग स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका प्रोडक्ट बेस्ट बन के आ जाएगा सामने, और उसी से ही मार्केट स्टार्ट, उसी से लोगों ने कनेक्ट होना है बाद में कि ये क्वालिटी ये है, ये क्वालिटी ये है। सर मैं कई बार ना एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे एक हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट में, दोनों के मैन्युफैक्चर्ड बाय सेम होते हैं, एक बिक रहा होता है 500 रुपए का, दूसरा सेम बिक रहा होता है 250 का, बट 500 की सेल ज्यादा होती है कई बार, वो प्रॉब्ली ब्रांड बड़ा होता है या क्या होता है? अगेन परसेप्शन, सामने वाला किस नजरिए से देख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है ना, उनका परसेप्शन सिर्फ यही है जो महंगा है वो अच्छा है, ले लो, ठीक है। जिनके पास, बेचारों के पास पैसा नहीं है, वो थोड़ा सा उसको जजमेंटल हो जाते हैं, कई बार नहीं, नॉर्मली रहते हैं, वो चेक करते हैं। अब मुझे याद है मेरे एक बड़े, अब मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूंगा, तो मेरे एक बड़े क्लोज सज्जन है, उन्होंने गाड़ी लेनी थी, तो उन्होंने हर ब्रांड की गाड़ी टेस्ट की, मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि उन्होंने गाड़ी कौन से मॉडल की लेनी। गाड़ी लेनी हो तो कम से कम बंदा इतना पहले अपने आप को शॉर्टलिस्ट कर ले कि भाई मैंने सेडान लेनी है, एसयूवी लेनी है, एमयूवी लेनी, कौन सी लेनी है, या हैचबैक ही लेनी, अपनी पसंद के हिसाब से और अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से। अब वो खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर बंदा, कस्टमर खुद क्या नहीं प्रिपेयर्ड है, क्योंकि वो एसयूवी भी देख रहा है, वो हैचबैक भी देख रहा है, वो एमयूवी भी देख रहा है, और वो है क्या नाम है, सेडान भी देख रहा है। हाँ जी। अब पहले भाई अपने आप को कैटेगराइज तो करें, कौन सी लेनी है, ओके चलो एसयूवी लेनी है या हैचबैक लेनी है। अब कम से कम एक फिल्टर तो लग गया ना कि जहां पे भी जिस कंपनी में जाना है, मैंने बाकी आंखें बंद कर लेनी है, सिर्फ हैचबैक उसकी कंपनी की देखनी है कौन सी है। अब उन हैचबैक्स को कंपेयर करना है दूसरी कंपनी के हैचबैक के साथ। लेकिन सबसे पहली परसेप्शन कस्टमर की ही कई बार ऐसी होती है, ऐसे कस्टमर चाहिए भी नहीं होते किसी को वैसे, जिसको खुद ही ना पता हो। अब सर्वे की बात करें
तो हमारे कस्टमर जो सामने सर्वे दे रहे हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको खुद ही ना पता होगी हम क्या करना चाहते हैं। दिस इज जनरल माइंडसेट। उनको खुद को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसी चीजें पसंद करते हैं, कैसी नहीं करते हैं। हम सर्वे ऐसे बंदे का लेंगे जो जिसको पता हो, अच्छा यार मैं ये भी कर लेता हूँ कभी कभार, मैं तो ये भी कर लेता हूँ कभी कभार, तो वो तो आपको भी कंफ्यूज कर देंगे साथ में। तो यही चीज वाइल बाइंग अ प्रोडक्ट, कुछ भी लेना हो तो वो चीजें काम आती हैं कि जो बंदा ये सोच के चल रहा है कि यार मैंने पैसे बचाने हैं, वो उतना ज्यादा जजमेंटल हो जाता है, उतना ज्यादा अच्छे से देखता भी है, एंड ही इज द रियल कस्टमर ऑफ यू। क्योंकि उसको चीज लेनी है, उसको हर चीज चेक करनी है, एंड दैट इज अ रियल फीडबैक ऑल्सो फॉर यू। वो बंदा आपको सबसे बेस्ट फीडबैक देगा जिसने सारी चीजें देखी होंगी। गाड़ी की एग्जांपल अगर ले रहे हैं, अगर वो तब आपका प्रोडक्ट चूज करता है, इसका मतलब वो आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर है। एग्जैक्टली, इसका मतलब वो कनेक्ट हो गया आपके प्रोडक्ट के साथ, वो आपका लॉयल कस्टमर बन के आपके साथ चलेगा। हाँ, वो आपने सारे देखा डूज है एंड डोंट्स देख के एग्जैक्टली चूज किया। काफी ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साथ कनेक्टिविटी, एप्पल की बात कर लें, टोयोटा की बात कर लें, होंडा की बात कर लें, इन्होंने वो चीज अचीव की हुई है। रिटेंशन क्यों है? क्योंकि इन्होंने सेल्स नहीं सिर्फ देखी, इन्होंने अपनी हर चीज के ऊपर इतना इंट्रिकेटली और इतना प्रिसाइजली काम किया कि आज वो रिटेंशन भी कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों के ब्रांड्स के नाम ऐसे हैं, वो कहते हैं मुझे कोई और नहीं लेनी यार, मुझे यही लेनी है, ब्रांड यही लेना है, गाड़ी में देखूंगा कौन सी लेनी है उनकी जाके, मुझे यही ब्रांड लेना और कोई नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने हर सेगमेंट में इतनी डेप्थ में वर्किंग कर ली है कि आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पे कोई चीज सर्विस भी करवाने चला जाऊंगा तो संतुष्ट होकर घर बैठ जाऊंगा। इन्होंने उसका एक पेच भी इधर से उधर नहीं करना। तो मार्केटिंग इज जस्ट फॉलोइंग दैट इकोसिस्टम ओनली, और इकोसिस्टम क्या है? टू फॉलो ऑल द पीस। ये बहुत एनलाइटनिंग सेशन है। रीजन इज कि आज का दौर ब्रांडिंग का है, आज का दौर पीआर का है, आज का दौर एडवर्टाइजिंग का है, और लोग उसी को मार्केटिंग सोचते हैं। बट आपने जैसे पूरा इलेबोरेट किया कि मार्केटिंग इज नॉट जस्ट, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट जिसको हम प्रमोशन बोलते हैं। बिल्कुल। और हमें हर चीज का ध्यान रखेंगे तभी उसका फायदा होगा। तो आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग नहीं है तब उसका भी कोई फायदा नहीं है कि आज हम कैश बर्न करते रहेंगे, तो अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो बाद में उसका फिर रिपीट ऑर्डर्स नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये आई थिंक इस सेशन की बहुत जरूरत थी, एंड पर्सनली मुझे लगता है मुझे बहुत जरूरत थी से एक इंसाइटफुल एक थॉट प्रोसेस अभी जैसे जागरूक हुआ है कि और मुझे लग रहा है कि चाहिए। वी बोथ आर कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। मुझे आपके जैसे पॉडकास्ट और इतने अच्छे इंसान की जरूरत थी जो मेरी बातों को आगे पहुंचाए, लोगों तक बताए भी तो सही। क्योंकि मुझे पता, कई बार गुस्सा चढ़ता है कि यार ये क्या करी जा रहे हैं लोग, मार्केटिंग मार्केटिंग बोल रहे हैं, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग का तो ये एम भी नहीं समझे अभी, कर रहे हैं ये प्रमोशन का ही एक एडवर्टीजमेंट। बताया मैंने आपको कि डिटेल में बताना। ब्रांडिंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। ब्रांडिंग सिर्फ है कि आप अपने, कई बार आप देखते हो सिर्फ ब्रांड नेम लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ साथ में, दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ योर प्रोडक्ट कि मैं हूं यहाँ पे। सर जैसे हमने बात की, ऑफ कैमरा भी बात की है कि मार्केटिंग इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, हो सकता है दिन लग जाए। बिल्कुल। तो प्रॉब्ली विल कीप ऑन डिस्कसिंग ऑन दैट। अगर हम मार्केटिंग के बारे में थोड़ी और बात करें तो आपकी बुक के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। मार्केटिंग शार्क ईटिंग, ये नाम कैसे सर सोचा? ये नाम जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है ना, कि जो सामने वाला सोच रहा है उसके आंसर आप दे दो। पहले से क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए, आप आंसर दो, और मुझे आंसर देना था एक सिंगल टाइटल में। तो सामने वाला क्या सोच रहा है कि यार मेरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं सारी मार्केट खा जाऊं, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। तो इट इज जस्ट लाइक मार्केटिंग शार्क ईटिंग मीन्स जस्ट ईटिंग द मार्केट लाइक अ शार्क। आई एम नॉट प्रमोटिंग, सर ने कोई पैसे भी नहीं देते प्रमोट करने, बट आई हैव गॉट ग्रेट रिव्यूज फ्रॉम दिस बुक एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मार्केटिंग इज वन डोमेन व्हाट यू आर इनटू। एक चीज मेरे को बड़ी इंट्रिग करती है, आप ब्लॉकचेन में कैसे आ गए सर? आप यूएसए के ब्लॉकचेन काउंसिल ऑफ यूएसए के मेंबर भी हैं। ये कहाँ से, मतलब 2 अलग फील्ड्स हैं। मैं जो चीज अच्छी लगती है तो उसको एक बार थोड़ा बहुत स्टडी कर दो, बर्ड आई व्यू सबका लो, लेकिन जो चीज आपसे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे,
उसको फिर डेप्थ में जाना शुरू कर देता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ दोज सेगमेंट्स ऑफ माय प्रोफेशन जिसके साथ मैं कनेक्ट ज्यादा होता हूँ। मार्केटिंग बहुत ज्यादा कनेक्ट है, एडवर्टीजमेंट क्योंकि मार्केटिंग का ही पार्ट है, बिजनेस मेरा है ही सारा एडवर्टीजमेंट का, आउटडोर एडवर्टीजमेंट का मेरा बिजनेस है फ्रॉम द नेम ऑफ ए स्क्वायर मीडिया। दिस इज माई प्रोफेशन, दैट इज माई बिजनेस। और ये जो लर्निंग्स है उसका पार्ट चलता रहता है। ब्लॉकचेन वाज वन ऑफ दोज कि मेरी लर्निंग्स एनहांस हो रही है, और ये वो चीज है ब्लॉकचेन जो आने वाले टाइम में मार्केटिंग के साथ भी कनेक्ट होगी। दिस इज प्रेटी मच श्योर। मैं इसके लिए आई एम डैम श्योर कि ये कल को मार्केटिंग के साथ कनेक्ट, ये हर चीज के साथ कनेक्ट होगी। थोड़ा समझाओगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम ओनली, इट इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। जी। अब चेन क्या है, नॉर्मली क्या होता है, इट इज बेसिकली अ डिसेंट्रलाइज्ड थिंग। अब ये लंबी ना हो जाए टॉक फिर दोबारा, लेकिन मैं ब्रीफ कर देता हूं इसको थोड़ा सा। आप सेंट्रलाइज्ड चीजों के हम आदी हो चुके हुए हैं। We are being controlled by a centralized government also. We are being controlled by a centralized currency also. उसमें कहीं ना कहीं इकोसिस्टम गलत तरीके से पिच होता है और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसी चीजें होती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती, जिनको हम नुकसान बोल देते हैं। नॉर्मली हम अपना नुकसान करवाते हैं। करेंसी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब कैसे हुआ पड़ा है आज की डेट में कि आज नकली करेंसी आती है। आप भी उसके शिकार होंगे कहीं ना कहीं पे, सब होते हैं। तो आप सोचते हो, लेकिन करेंसी का जो इकोसिस्टम अगर सही चले तो कोई भी अमीरी गरीबी वाला सिस्टम नहीं होगा दुनिया में। क्यों? क्योंकि जिसको पता है कि मैं इतना काम कर रहा हूं उसको इतना आ रहा है शेयर, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर करेंसी ही कोई कॉपी कर ले और नई करेंसी, मेरे पास 1 करोड़ है मान लो, आप कहते हो तेरे पास होगा, तूने तो कमाया, मैं तो इसको प्रिंट करके 1 करोड़ बना लेता हूं, वो तो रातों रात हो गया, तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी जहां पे हर ब्लॉक में जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर मैं करेंसी की एग्जांपल ले रहा हूं तो कोई भी देखो, दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन ओनली। चाहे वो पैसे की ले लो ट्रांजैक्शन, चाहे वो वर्ड्स की ले लो ट्रांजैक्शन, चाहे वो अगर आप कोई चीज नई डेवलप कर रहे हो उसकी ले लो। चलो ये एक बड़ी अच्छी चीज सामने आ गई, अपने मेरे से ही कही गई है कि मान लो ब्लॉकचेन की सबसे अच्छी एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि लेट से आपके पास सेंट्रलाइज्ड एक चीज है। सेंट्रलाइज मतलब जो नॉर्मल हम यूज कर रहे हैं चीजों को। आपके पास एक नोट है, मान लो 100 रुपये नोट है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और भी लोग हैं उनके पास भी 100। मेरा नोट आपसे डिफरेंट हो सकता है, उसकी भी वैल्यू 100 है, आपके वाले की भी 100 है। कैसे डिफरेंट करूंगा, कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? उसकी वैल्यू 100 ही रहने वाली है। लेकिन अगर मैंने अपने नोट के ऊपर, ये वैसे मैं ब्लॉकचेन की एक टेक्नोलॉजी NFT नॉन फंजिबल टोकन, उसकी एग्जांपल दे रहा हूं, दिस विल बी कनेक्टेड विद ब्लॉकचेन आल्सो। अगर मैंने अपने वाले नोट के ऊपर साइन कर दिए या सुप्रीत जी से साइन करा लिए, सुप्रीत जी इज अ सेलिब्रिटी फॉर मी नाउ, आज के बाद भी, आज से पहले पे भी थे, लेकिन अब मुझे लगना शुरू हो गया वाकई सेलिब्रिटी हो यार। अरे यार आप तो मेरे को सर, आप मेरी जेब में से नोट निकलेगा 100 रुपये, मैं उस पर सुप्रीत जी के साइन करवा लिए, और उसके बाद मेरी पॉकेट में वो नोट है, मुझे पता है ये बाकी नोट से अलग है। ये एक अलग टोकन है जिसकी वैल्यू 100 रुपया नहीं है वो 100 का नोट। ये मेरे को नहीं समझ आ रहा सर, ये कैसे, मतलब क्योंकि है तो 100 रुपए का नोट ही। हाँ, उसमें आपकी वैल्यू ऐड हो गई है। अच्छा, वो साइन की वैल्यू ऐड होगी उसमें। ये सुप्रीत जी ने जो साइन किए वो किसी और पे नहीं है, तो या आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे क्योंकि आप सुप्रीत सिंह खुद हो। मैं अगर बोलूं आपके पास एक नोट है जिसपे अमिताभ बच्चन जी के साइन है, तो आपके लिए वो नोट कितना प्रीशियस होगा? मैं कभी खर्च ही नहीं करूंगा। खर्च ही नहीं करोगे। और अगर मान लो भगवान ना करे कोई ऐसा टाइम आ जाए खर्च करना पड़ जाए, तो आपको पता है कि इस नोट को, 100 रुपए के नोट को मैं 1 करोड़ का बेचना चाहूं, मैं बेच दूंगा, क्योंकि साइन किसके? ऑक्शन में जाते भी हैं। हाँ, तो वो नोट क्या हो गया, बाकियों से अलग हो गया। ओके, राइट, और दैट इज कॉल्ड अ नॉन फंजिबल टोकन। उस टोकन ने अपनी एक अलग स्पेस बना ली। अब वही नोट मान लो अगर मैं ब्लॉकचेन में लेके जाऊं, अब ब्लॉकचेन पे आते हैं, मेरे पास भी नोट है, कोई और उसकी कॉपी क्रिएट कर सकता है। देखो जी, मेरे पास भी अमिताभ बच्चन की साइन की हुई नोट है, लेकिन हो सकता है उसने कॉपी किया हो किसी का। आपने, अमिताभ बच्चन जी ने बोला, या मैं अमिताभ बच्चन की भी एग्जांपल ना देके मोनालिसा की पेंटिंग की एग्जांपल देता हूं, एक ही है दुनिया में, और तो नहीं है। अब जिसके पास वो पेंटिंग है वो भी बता रहा है कि
कि मेरे पास पेंटिंग है, दूसरा बंदा कहता है जी ये देखो मेरे पास भी है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फंजिबल या नॉन फंजिबल टोकन में डिफरेंस क्या आएगा? नॉन फंजिबल टोकन अगर उसको बनाना है हमने तो हम उसको ब्लॉकचेन में डाल देंगे। ब्लॉकचेन का मतलब है आपके वाले ब्लॉक में अगर वो मोनालिसा वाली पेंटिंग वाली आपने रजिस्टर कर दी कि ये पेंटिंग मेरे पास है, तो वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसको वो चेंज कर ले। वो एक तरह से एनक्रिप्ट हो जाता है। एनक्रिप्ट हो जाएगा, ऐसे इनक्रिप्ट होगा कि उसको डिकोड करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन का पार्ट है। ब्लॉकचेन में कोई उसको हैक नहीं कर सकता, कोई उसको डिकोड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इनक्रिप्ट इस वजह से किया हुआ है क्योंकि वो ब्लॉकचेन है। तो मैंने कहीं पे सुना था कि जैसे अगर ब्लॉकचेन को हैक करना हो तो उस पर भी उनकी भी वोटिंग होती है, 51% अगर वो जाते हैं, बट वो इतना बड़ा नंबर होता है कंप्यूटर्स का या सिस्टम्स का। ट्रू, बिल्कुल सही बोला आप। हाँ जी, 51 हो ही नहीं सकता कभी। वो एक हैक है जरूर, लेकिन वो हैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो रैंडम कंप्यूटर है। पता थोड़ी है कि किसके पास कौन सा है, ये नहीं पता कि वो कंप्यूटर जो नोड बोलते हैं उसको बेसिकली ब्लॉकचेन का। अब एक नोड सुप्रीत सिंह जी यूज कर रहे हैं, एक नोड अमित मदान यूज कर रहा है, लेकिन अमित मदान को भी नहीं पता कि वो नोड कहाँ पे एड्रेस्ड है, मेरे वाला सुप्रीत जी को नहीं पता उनका कहाँ पे एड्रेस्ड है। इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा कोई हैकर नहीं है जो एकदम से उसको मतलब डी कर्टन करके या अनकर्टन करके, क्योंकि वो कर्टन हटने ही वाला, डी कोड एक को करेगा कि 10 को एक साथ कैसे? एक सेकंड में, एक सेकंड के भी नैनो सेकंड में आ जाओ, उतने टाइम में दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर्स को डी कोड करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज ब्लॉकचेन। अगर करेंसी ब्लॉकचेन में आ जाती है तो सारा का सारा करेंसी का इकोसिस्टम सॉल्व हो जाता है। ओके। अगर इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी करेंसी को मेरे ख्याल से ला रहे हैं, दिस इज नॉट डिस्क्लोज्ड येट, बट इंडिया की करेंसी आ गई हुई है वैसे। डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल करेंसी अंडर इट्स पायलट प्रोजेक्ट मोड में आ चुका हुआ है, टेस्टिंग मोड में है। वो कहाँ पे बनी है? वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। डिजिटल करेंसी जो इंडिया की भी आई है वो ब्लॉकचेन, और आने वाले टाइम में हो सकता है दिस इज द फ्यूचर। दिस इज द फ्यूचर। आपकी कोई भी चीज ब्लॉकचेन के ऊपर अभी आनी शुरू हो चुकी होगी। जैसे हम कहते हैं सर्वर पे चीजें रखी हुई हैं, तो वो सर्वर की जगह ब्लॉकचेन में रखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ना, सबने ब्लॉकचेन अडॉप्ट करना शुरू कर दिया हुआ है। आपकी चाहे वो फेसबुक ले लो, फेसबुक तो वैसे ही आ गया क्योंकि मेटा उसने अपना नाम भी मेटा कर दिया। एंड मेटावर्स इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन ओनली। एंड यू आर अ मेटावर्स एक्सपर्ट एज वेल। हाँ, मैंने मेटावर्स का एक कोर्स किया था। Okay. तो उसकी सर्टिफिकेशन मेरे पास साथ में मेटावर्स की। दैट इज अगेन बेस्ड अपॉन ब्लॉकचेन ओनली। योर क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड अप अपॉन ब्लॉकचेन ओनली। अभी जितना भी हमारा हो सकता है ये प्रॉपर्टीज का सिस्टम है जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं, करानी है, वो अगर आ जाता है ब्लॉकचेन, आना शुरू हो चुका होगा, वो भी डेफिनेटली वर्किंग हो रही है। अगर आ जाता है तो ये जितने भी गपले गुपले होते हैं कि उसने मेरी रजिस्ट्री नहीं कराई, मेरे पास डबल रजिस्ट्री है, ये सब खत्म हो जाएंगी चीजें। मतलब वो एक तरह से एक बार रजिस्टर हो गया, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। जिसके नाम पे होगा वो बोल रहा होगा ब्लॉकचेन, दूसरा आ नहीं पाएगा उसमें। ये तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल। और ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो बेसिकली। क्रिप्टो इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन। क्रिप्टो इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ओके। लोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को सेम समझ लेते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि लोग दोनों को मिक्स, जैसे मार्केटिंग में मैं बताया कि लोग प्रमोशन को ही मार्केटिंग बोल देते हैं। हाँ। यहाँ पे क्रिप्टो को ही ब्लॉकचेन बोल देते हैं, चीज वही है। प्रॉब्लम अगेन इज अवेयरनेस। जब एक बंदा सीखना शुरू, जिस दिन मैंने सुना था, मेरे को कोई ब्लॉकचेन के बारे में बता के गया, वो क्रिप्टो बेचने आया था, मुझे नहीं समझ लगा, मैं नहीं भाई। और टू योर सरप्राइज मुझे याद है, छोटी सी स्टोरी सुनाने लगा हूँ। 2012 में मैंने किसी से पैसे लेने थे, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में था मैं, तो मैं दिल्ली में कोई मेरे क्लाइंट थे, उनसे लेना था 1,47,000। ओके। तो वो नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैं दिल्ली चला गया उनके यहाँ सीधा। मैं कहा भाई बड़े फ़ोन भी नहीं उठाते, क्या हो गया? कह रहा सर प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ गाइड करता हूँ, वो ले लो। मेरे पास 110 क्या नाम है बिटकॉइंस हैं। 110 बिटकॉइन? 110 बिटकॉइंस हैं, मैं आपको 1,47,000 में देता हूँ अभी, आप सारे मेरे बराबर। मैं क्या भाई वो है क्या, मुझे पता ही नहीं है।
क्या होता है बिटकॉइन? कहता सर बिटकॉइन आने वाली टेक्नोलॉजी है ये। उसने बड़े अपने वे से समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को नहीं समझ लगी, किस्मत में नहीं थे पैसे वो वाले। मैं कहा यार मुझे नहीं समझ लगी, तो एक काम कर, तू पार्ट्स में दे दे इसको। कहता सर मैं 10-10 हज़ार के चेक दे पाऊंगा, एक महीने बाद क्लियर होएंगे वो। मैं कहा दे ले यार, तू 10-10 हज़ार के चेक में, मुझे नहीं ये बिटकॉइन नहीं लेने। लेकिन आज मैं सोचता हूँ इफ आई वुड हैव टेकन दोज बिटकॉइंस, 110 बिटकॉइंस इनटू, आज की वैल्यू है $65,000 US डॉलर्स। तो ये उनके पास अभी भी है, मतलब आई हो नहीं बेचारा, वो तो मेरे कनेक्ट में ही नहीं है अभी तो। खैर वो कौन था वो मुझे इतना याद है, लेकिन उसका नंबर वो नहीं चलता जो मेरे पास था। तो बेचारे ने कहीं बेच बूच भी दिए होंगे, ये कंफर्म है उसने पक्का बेच दिए होंगे। हाँ हो सकता है उसने मेरे को 1.5 लाख में बेचे थे, किसी को 5 लाख में बेच दिए हो, लेकिन उसने रखे नहीं होंगे। या अगर हो सकता है 1-2 रखे होंगे तो वो आज की डेट में करोड़पति होगा। वो करोड़ोंपति, आज की डेट में अरबोंपति की बातें होती है, करोड़ोंपति की नहीं होती। सही बात है, सही बात है। सो ये एक छोटा सा इंस्टेंस था जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड जुड़ा हुआ था। नहीं, अभी क्रिप्टो की अगर थोड़ी सी बात करें सर, क्रिप्टो करेंसी एक हॉट टॉपिक है आजकल। इंडिया में तो आई थिंक टैक्सेशन है क्रिप्टो करेंसी पे, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि मतलब ये एक क्योंकि इसमें जितना मैंने सुना है कुछ फ्रॉड्स भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे, अगर लोग क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं, व्हाट इज द राइट वे, एंड अभी सही टाइम है नहीं है? अभी सही टाइम तो ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। देखो रिस्क एपेटाइट हर एक का अपना अपना है। मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, लोगों का अलग होगा। जिसका जितना एपेटाइट है उसने उसके अकॉर्डिंगली चीज सोच के लेनी होती है, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे वो आपकी नॉर्मल स्टॉक मार्केट हो, सेम ही चीज है जी। क्रिप्टो जो आपने क्वेश्चन किया है कि सॉरी आपने पूछा गया था सर, क्रिप्टो करेंसी जैसे लोग आजकल उसकी बात करते हैं, पर अकॉर्डिंगली उसके फ्रॉड्स भी होते हैं। हाँ, पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट, एंड एट द सेम टाइम इज इट द राइट टाइम, अगर सही जेन्युइन, और जेन्युइन कैसे पता चले कि जेन्युइन है या नहीं है? इसमें दो चीजें, जैसे बिजनेस में हम बिजनेस भी करते हैं, इसमें आपने सुना होगा बिजनेस में MLM चलती है। हाँ जी। जो नॉर्मली स्कैम्स रहते हैं, हाँ। पैसा पता ही नहीं आपका कहाँ जा रहा है, लेकिन MLM लेवल पे ले आते हैं। तो क्रिप्टो को भी ना लोग MLM में ले आ चुके हुए हैं। पीछे नाम ले रहे होते हैं बिटकॉइन का, लेकिन बिटकॉइन का लेना देना नहीं होता उसमें कुछ, वो MLM चला रहे होते हैं। तो मैं नॉर्मली हो सकता है इसको लोग कनेक्ट कर पाए या ना कर पाए, हो सकता है शायद कोई करोड़ों हजारों में से एक MLM कोई सही हो, लेकिन जनरली जो क्रिप्टो को MLM की तरह डील कर रहे हैं उनके साथ तो कभी डील ही ना करें। ये मेरा सबके लिए आंसर है। मुझे नहीं पता कि कितने डेप्थ में जाके उसने किया है काम, बट मैं जनरली उसको इग्नोर कर देता हूँ जो उसको MLM में मेरे पास लेके आता है। क्रिप्टो करेंसी में जो यूज केसेस है वो देखना बड़ा जरूरी है कि किस यूज केस के ऊपर या किस प्रॉब्लम के ऊपर वो क्रिप्टो बनाई गई है। नॉर्मली अगर हम इसको कनेक्ट करें शेयर ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट के साथ, तो हम कौन से शेयर लेना ज्यादा पसंद करते हैं? जनरली मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आज मैं बोलूँ शेयर लेना, कौन सा लोगे? सर, शेयर जिसका अपवर्ड ट्रेंड होता है नॉर्मली तो वही देखते हैं, या फिर जिसका लगता है कि ये फ्यूचर इसका अच्छा है। हाँ, ये दूसरा जो आपने आंसर दिया ना, ये सही है। अपवर्ड ट्रेंड तो किसी का भी हो सकता है, वो तो मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। क्रिप्टो के केस में सिंपली ये देखें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दिस कॉइन इज गोना सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। क्रिप्टो का मतलब है कि दैट टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड अपॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो भी कॉइन का नाम होगा वो ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। लेकिन उसमें भी दो तरह के कॉइन्स आ जाते हैं। एक जिसको आप बोले जेन्युइन कॉइन्स, में नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा, लोगों की लैंग्वेज में जेन्युइन कॉइन्स कौन से हैं? जिसका आपको यूज केस समझ आ रहा है सामने, जिसका आपको पता है। अब टाटा का शेयर मान लो आज कोई ले, तो वो क्यों लेगा? उसको पता है कि आने वाला टाइम ईवीज का है, टाटा ईवी में अच्छा काम कर रही है। स्टील्स का है, स्टील बहुत चलना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में यूज होना है, टाटा इज गुड। तो इस तरह से हम क्रिप्टो करेंसी को भी डिफाइन कर लेते हैं। उसकी पूरी केस स्टडी देखते हैं, उसकी पूरी मुझे कुछ नाम शायद भूल जाए बीच में, उसको बोलना क्या है, प्रोफाइल, सारा कॉइन का पूरा प्रोफाइल चेक किया जाता है। क्योंकि मैं इससे डिस्कनेक्टेड हूँ काफी देर से, तो मैं इसलिए जो बेसिक नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूँ। नाम हो सकता है मेरे को भूल गया। तो उस कॉइन का पूरा प्रोफाइल देखा जाता है कि भाई ये काम क्या कर रहा है। टाटा की तरह जो मैंने एग्जांपल दी, तो कॉइन के पीछे होता है कि ये क्या चीज सॉल्व कर रहा है, क्या वो चीज जो सॉल्व कर रहा है वो आने वाले टाइम में वाकई चलने वाली है चीज। अब मुझे याद है, गेम की एग्जांपल बताता हूँ। एक कंपनी है मैटिक, कॉइन का नाम है मैटिक। वो गेमिंग कंपनी का कॉइन है।
गेमिंग कंपनी में क्या ब्लॉकचेन का मतलब है, एनएफटीज कैसे यूज हो रही हैं। एक कंपनी ने गेम डेवलप की, अब वो गेम है जनरल गेम जैसे आप प्ले कर रहे थे पहले। अब दूसरी कंपनी ने एक गेम प्ले डेवलप की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोनों में फर्क क्या रहेगा कि जो पहले वाली गेम थी वो जस्ट एंटरटेनमेंट है कि आप टाइम पास के लिए खेल रहे हो, दैट्स ऑल। दूसरी वाली जो ब्लॉकचेन के ऊपर है उससे आप कमाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपने उस गेम को डेवलप ऐसे किया हुआ है बंदे ने कि गेम के अंदर एनएफटीज डाल दिए। अब एनएफटीज क्या है, अब उसका मैं रियल लाइफ यूज केस बताने लगा हूं कि एक गेम है। आप देखते हो गेम में कितने तरह के एलिमेंट्स यूज होते हैं। अगर वो फाइटिंग गेम है तो उसमें आप देख सकते हो प्लेन एक अलग चीज है, एलिमेंट है, गन है, वो खुद अवतार है कोई भी जो बंदा चला रहा है सब। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। हमें 3D में हमें तो एक दिखता है कि वैसे मोशन में है, तो वो क्रिएट किए गए ना। एक कप है, एक प्लेट है, तो ये छोटे से छोटा एलिमेंट क्रिएट किया गया वहां पे गेम बनाने के लिए। अब क्या होता है, आप उस गेम की एनएफटीज की फॉर्म में ये डेवलप किए जाते हैं कि अगर उसमें कैरेक्टर बना है तो ये एनएफटी एक है, एक कप बना है तो वो अलग एनएफटी है, कोई चीज और बनी है, जहाज बना है तो वो अलग एनएफटी है। अब गेम जिसने लॉन्च करनी है उसने बोलना है कि ये चीजें मैं बेच रहा हूं आज, ये कप बिक रहा है, ये एनएफटी इसकी बिक रही है, जस्ट वर्चुअल चीजें हैं वो। लेकिन आपको पता है कि यार ये आने वाले टाइम में ये गेम का आइडिया बहुत अच्छा है, ये बहुत चलेगी। जस्ट लाइक जो आजकल वो पबजी जैसे खेलते हैं लोग, जैसे एक टाइम पे लोगों ने टेस्ला को लेके बोला था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि लोग जब जिसने उसकी एनएफटी ले ली, मैंने मान लो उसका एक एलिमेंट ले लिया, मैंने एरोप्लेन का एलिमेंट मैंने ले लिया उसका इन द फॉर्म ऑफ एनएफटी, मैंने ली मान लो वो एनएफटी 10,000 रुपए की। अब गेम चलना शुरू हो गई, अब गेम चल रही मतलब फेमस होना शुरू हो गई। अब जो प्लेयर्स हैं वो उसी एनएफटी को परचेज कर रहे हैं बार बार, मतलब वो उतना लिमिटेड है और उसी की फिर कॉस्ट बढ़ती रहती है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, डिमांड और सप्लाई की गेम शुरू हो जाती है। वो जितनी ज्यादा उसकी कॉस्ट, जितना ज्यादा गेम चलना शुरू हो जाएगी उतनी उसकी एनएफटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा। जिसने वो एनएफटी ली वो ऊपर चढ़ जाएगी। पर वो यूज केस है। अब इसी एनएफटी में लोग, आपने सुना होना कि स्पेसीज बेच रहे हैं कि भाई एक कोई बोल रहा है कि मार्स पे ना उसने एक स्टोर खरीद लिया है। वो स्टोर में क्या करेगा जी, वो मार्स पे है जी, मैंने मार्स में जगह ले ली। वो मार्स में जगह नहीं ली है कोई उसने, मार्स इज, अगर समझ लो कि गेम ही है मान लो। अब उस गेम के अंदर एनएफटी एक दे दी, एनएफटी की फॉर्म में आपको एक स्पेस मिल गई। अब मान लो उसको गेमिफाई करते हैं अगर, तो मान लो एप्पल ने स्टोर ले लिया वहां पे मार्स में। अब आप गेम खेल रहे हो, गेम में चलते चलते सामने गेम के अंदर ही आपको एप्पल स्टोर दिख रहा है। रियल लाइफ यूज केस बताने लगा हूं इसका। तो गेम के चलते चलते अंदर आपको एप्पल का स्टोर दिखा, आप गन लेके एप्पल के स्टोर के अंदर चले गए, उसको गेमिफाई करने के लिए अंदर शायद गोलियां भी चला लो आप। लेकिन अंदर जाके वहां पे एप्पल के फोन भी पड़े हुए हैं और आपके दिमाग में आ गया यार मैं तो एप्पल का फोन लेना भी था। अंदर उन्होंने रियल लाइफ यूज केस बना दिया उसका कि अगर आप इस गेम के अंदर से एप्पल फोन लेते हो तो आपको मार्केट से $20 सस्ता मिल रहा है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एग्जैक्टली, अगेन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपने उसको क्लिक किया, परचेज कर लिया। आपकी गेमिफाई करके चीज गेम के अंदर ही एप्पल ने उसको गेमिफाई करके मार्केटिंग कर ली अपनी और बिक भी गया। वहीं पे पेमेंट भी हो गई। दिस इज द रियल लाइफ यूज केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी विद इन सम एप्लीकेशन, जिसके ऊपर पैसा लगता है नॉर्मली। लेकिन हमें कोई बोल दे कि ये कॉइन है बड़ा अच्छा जा रहा है ले लो, नॉट प्रेफर्ड, नॉट रेकमेंडेड। अगर इसमें डेल्व करना है तो पूरी डिटेल में जाएं। डिटेल देखो, कोई भी चीज में डेल्व इन करना है तो आपको अवेयरनेस बेसिक पहले होनी चाहिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आप आगे नॉलेज लेना शुरू कर देते हो और एक टाइम ऐसा आ जाता है व्हेन यू आर कंसिडर्ड एज द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। वो टाइम होता है आप खुद इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो उसमें फिर, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज है उन चीज की। सर there are so many things to talk, but I know कि एक टाइम का कांस्टेंट है, but before going sir, जैसे मेरे पॉडकास्ट की थीम है इंस्पायर मी, so your story is very very inspiring। मतलब पर्सनली आई एम सो इंस्पायर्ड एंड द नॉलेज यू कैरी, और इतनी चीजें आप कर रहे हो, आप इन्वेस्टर भी हो एंड यू आर अ राइटर एज वेल, मार्केटिंग गुरु एंड ब्लॉकचेन। आपका एक सर इंस्पायर मी मंत्रा चाहिए। पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। इतना कुछ सिर्फ जो है ना वो सेकेंडरी पार्ट है।
जो मेरा बेसिक कोर ऑफ माय अमित मदान जो है, हाँ, दैट इज मार्केटिंग, that is pure marketing and That is your ग्रोथ स्ट्रेटजी कह लो उसको, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हाँ बोलो, जी। आज की डेट में उसको ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ बोलना शुरू हो गए हैं, एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ बोलना शुरू हो गए हैं, बट असल में दैट इज मार्केटिंग। So आपने you have created or you have become a brand as well. Amit Madan is now a brand. सर एक इंस्पायर मी मंत्र आपका चाहिए सर। इंस्पायर मी लाइफ मंत्र, लाइफ मंत्र। life you can say life it's itself a mantra only. So you can say life cannot be said in words. पर एक थोड़ा सा सर जैसे एक जर्नी होती है, तो नॉर्मली क्या होता है हम किसी की सक्सेस देख आप लेते हैं। पूछ रहे हो तो मेरा अंदर वाला क्रिएटिव अमित मदान जागना शुरू हो गया। मुझे कोट्स लिखने का बड़ा शौक है, ओके। तो एकदम से मेरे दिमाग में लाइफ को लेके चलना शुरू हो गया कुछ। तो आपने जो पूछा मैं उसी को लेके बोल सकता हूँ। लाइफ इज नॉट जस्ट अ वर्ड टू से, इट इज अ गेम टू प्ले। तो लाइफ क्या है, हम बातों बातों में, मैं देखता हूं कई बार लोग ना बातों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वर्ड्स को इतना ज्यादा कैरी करते हैं अच्छे से। तूने मेरे को ये क्यों बोला जी, उसने मेरे को ये बोला है, उसी के ऊपर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। चाहे वो हमारे जाते हैं उसी में। कास्ट की बात हो, चाहे वो रिलीजन्स की बात हो, चाहे वो देश की बात हो, वर्ड्स को पकड़ लेते हैं। ये कहा तो क्यों कहा, उसी के ऊपर मीडिया भी बोलना शुरू हो जाता है, गरारी अड़ जाती, गरारी अड़ जाती वाकई। तो वो वर्ड्स को लेके इतना ज्यादा नहीं चलना चाहिए। तो ये लाइफ इज ना वेरी स्मॉल, लाइफ इज देयर, इट्स लाइफ इज टू स्मॉल टू फाइट विद। तो इसको लड़ना नहीं चाहिए इन वर्ड्स को लेके। लाइफ इज टू एक्सपीरियंस, लाइफ इज टू प्ले द गेम, टू एंजॉय दिस गेम ऑफ लाइफ। और दूसरी चीज मैं इसको लेके ये भी बोलूंगा, वर्ड्स में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप में कुछ बोल रहे होते हैं। लाइक सुप्रीत सिंह है, मान लो, चलो सुप्रीत आपके नाम में भी देखो कितनी प्रीत आ रही है वैसे देखा जाए तो। लव की बात करते हैं, मान लो। हाँ जी। लव क्या है, अपने आप में प्यार। हाँ, कितना प्यारा वर्ड है ना, देखो, लव प्यार जी। और दूसरी साइड इसका एंटोनिम क्या होता है, नफरत। नफरत इटसेल्फ हमें नेगेटिविटी दे रही है। और दूसरी साइड एक और चीज देखो, पी एंड एन। प्यार क्या पी से स्टार्ट हो रहा है, नफरत एन से स्टार्ट हो रही। पी इटसेल्फ इज पॉजिटिविटी, एन इज नेगेटिविटी। तो वर्ड खुद ही बोल रहे हैं यार, हमें तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ लोग प्यार से नफरत कर रहे होते हैं और नफरत से प्यार कर रहे हैं। और प्यार तो खुद बोल रहा है, भाई मैं प्यार हूं, मेरे को प्यार करना है। तो जो लोग प्यार को प्यार करें, नफरत से नफरत करें, वही लाइफ है बस। वेरी वेल सेड सर, बहुत मजा आ गया। ये नेचुरल फ्लो में बेस्ट चीजें आती हैं सर। एंड जो आपने बोला है बहुत नेचुरली बोला है, बहुत सही बोला है। एंड मैं फुली इंस्पायर्ड हूँ और मजा आ गया। इंस्पायर आपने मेरे को बहुत किया, और सच अ वंडरफुल पर्सन यू आर। आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल्सो कि सुप्रीत सिंह जो मैंने परसीव किया था वो तो पॉजिटिव था ही, लेकिन आपसे मिलके मुझे वो एनर्जी मिल रही है, वो फीलिंग आ रही है। देखो, पॉडकास्ट में कोई क्वेश्चनिंग ऐसी नहीं हुई कि जिसको मैं प्रोग्राम करके बोल रहा हूँ या प्लान करके बोल रहा हूँ। नेचुरल फ्लो इतना अच्छा क्यों आया, क्यों मैं अभी भी बोल सकता हूँ। ये बाय चांस आपका टाइम खत्म हो गया है, मेरे से और 4 घंटे बुलवा लो चाहे, क्यों? उसका रीजन एक ही है, सुप्रीत सिंह की अपनी एनर्जी। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है मुझे लग रहा है, और मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, और मैं एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि भाई बार बार मिलते रहना। अरे सर, वी आर गोइंग टू मीट वेरी वेरी सून। मिलते रहेंगे। एंड आपसे बहुत कुछ सीखना है मेरे को। मुझे भी सीखना है। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग और म्यूचुअल लर्निंग रहेगी हमारी फिर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट।